एक बार सर आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है। तो सेकंड टाइम करने से कोई फायदा नहीं था, प्लस हाइट बहुत रैपिडली कम हो रही। तो मुझे डिसीजन लेना था कि ये रिजेक्ट करे कि क्या करे। देखो, मेरे ऑब्जेक्शन के 1 घंटे बाद तक तो पता ही नहीं था कि मैं जिंदा हूँ। सर 1-2 सेकंड में सारा डिसीजन लेना है, सीधा बैठना है, बटन दबाना है, कैनोपी नहीं उड़ रहा है, फायर करना है। वो उस टाइम में सोचने का टाइम नहीं है। अगर ट्रेनिंग सही है तो आप 1 सेकंड में मोड़ दें। भगवान ने तुम्हारे लिए हमेशा 2 रास्ते चुने, हमेशा। एक वो है जो अगर तुम मेहनत करोगे तो ये रास्ता मिलेगा, नहीं करोगे तो ये रास्ता मिलेगा। Machine may have the limitation, but the human brain or the pilot sitting on the machine, he has an unlimited power in his mind to think of that. ठीक है? So it's always the superior man who can sail through even a mediocre or inferior machine in the adverse of the conditions. So what scares you most? War with China or with Pakistan? नहीं तो और चाहते नहीं है, बट मैदान में ह्यूमन भी आ जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। रियल वॉरियर के आपके अपने पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक शख्सियत हैं, वायुसेना के जांबाज पायलट एयर कमोडोर राजेंद्र गायकवाड़ सर। एवीएसएम वीएसएम से इन्हें विशेष करके अलंकृत किया गया है। दुनिया के इकलौते पायलट हैं जो फाइटर प्लेन से 2 बार इजेक्ट करके सर्वाइव्ड है, उसके बाद भी इन्होंने फ्लाइंग किया है। उसके बाद कार एक्सीडेंट और 4th टाइम बाईपास सर्जरी, 4 बार मौत के मुंह से निकलकर फिर भी फ्लाई करते रहे। युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। एयर कमोडोर गायकवाड़ ना कि एक सफल एविएटर हैं, बल्कि एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। ही हैड बीन एओसी जोधपुर कमांड टेन्योर किया है। कई ऐसी एयरफोर्स की पॉलिसीज़ जो इन्होंने अपने सर्विस के दौरान स्टार्ट की थी, उसका फ्रूट्स आज हम सिंदूर और भी एयरफोर्स के मिशंस में देख रहे हैं। एयर कमोडोर गायकवाड़ सर, आपका स्वागत है रियल वॉरियर के इस खास एपिसोड में। सर, आपका 3.5 दशकों का अनुभव है। अगर मैं बात करूं तो जो आज होस्ट हम दो, विनीत सर और मैं हूं, 34 साल की हम दोनों को मिला के नौकरी है। आपका लंबा अनुभव है, फाइटर पायलट आप रह चुके हैं, 2 बार इजेक्ट करने वाले दुनिया के चुनिंदा पायलटों में से आप एक हैं। आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं और बहुत सारे युवा जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे वायुसेना में फाइटर पायलट बनने की जो उनकी इच्छा है उसके ऊपर कार्य करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है। और आपने अपना वायुसेना में एंट्री कैसे की, ट्रेनिंग कैसे की और कैसे आप फाइटर पायलट बने? नमस्कार खाके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और विनीत का मुझे यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए इनवाइट करने के लिए। और देखते हैं अभी आगे चल के हम ना थ्रू आवर पॉडकास्ट हम ट्राई करेंगे कि अपनी यंग पीढ़ी को मोटिवेट करें, जो एयरफोर्स की वर्किंग है उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दें, एंड एक फाइटर पायलट की लाइफ में क्या क्या होता है उसका भी हम थोड़ी सी जानकारी देंगे, ताकि जो युवा पीढ़ी है वो डिसाइड कर सके कि उनके लिए एयरफोर्स ज्वाइन करना कितना सही रहेगा या नहीं। वेरी ट्रू सर। तो विद दैट प्रीफेस, टेक अस बैक टू योर बड़ौदा डेज व्हेन एज अ प्लेन बीकॉम ग्रेजुएट व्हाट perturbed you to join Air Force? ओके, मेरा जर्नी एक्चुअली ना क्लास 8 से शुरू हुआ। हमारी स्कूल में एयरविंग एनसीसी थी, जूनियर डिवीजन। तो जब मैं क्लास 8 में आया तभी मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। 8 क्लास ख़त्म होने मतलब फर्स्ट ईयर ख़त्म होते होते पता चला कि एरो मॉडलिंग इज़ वन ऑफ द नॉट हॉबी, इज़ वन ऑफ द स्किल्स दैट आर इम्पार्टेड टू द कैडेट्स। बट उस टाइम में मोस्टली सीनियर डिवीजन कैडेट मतलब कॉलेज के जो बच्चे होते थे उनके लिए होता था। बट हमारा इंटरेस्ट देख के हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे, एयर मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर, उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ तो देखा होगा हमारे अंदर। तो मैं और मेरा एक और क्लासमेट है, हम दोनों को एयर मॉडलिंग में आने दिया और मॉडल पर हमको काम कर दिया। जब हम ये एयर मॉडलिंग शुरू किया तो पता चला कि आगे जाके इसके कितने ज़्यादा स्कोप। प्लस जब हम स्कूल में थे, लोअर के जी अपर के जी क्लास 1 में, तो बरोडा एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे ना गुजरात फ्लाइंग क्लब है। तो हमारे स्कूल की एक विज़िट होती थी वहाँ पे, वो बच्चों को दिखाते थे फ्लाइंग वगैरह। और वहाँ के
उस टाइम में 70-80% पायलट जो है एयरलाइंस के, वो गुजरात फ्लाइंग क्लब से ही पास आउट होते हैं। सो बचपन से फ्लाइंग देखी है ना, फ्लाइंग एनवायरनमेंट की बातें देखी है। जब एनसीसी ज्वाइन किया तो सामने सामने दिखना भी शुरू हो गया। तो दैट इज़ द टाइम, मेरे ख्याल से जो एक बीज है जो दिमाग में ना बोया गया उस टाइम से। जब क्लास 9 में आए तो एयर मॉडलिंग कंपटीशन के लिए हम सबसे पहले हम दिल्ली आए थे। और हुआ ऐसे कि हमने काम जो किया था, हमें नहीं पता था हम कितने अच्छे या कितने बुरे थे। बट जब दिल्ली में आके ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन में हिस्सा लिया तो हमें ना कुछ प्राइज़ मिले। उससे बिल्कुल हमारा मोटिवेशन लेवल तो कुछ और ही लेवल पे पहुंच गई। एंड तब से 9वीं क्लास से जो चस्का लगा है एरो मॉडलिंग का और फ्लाइंग का, वो आज तक अभी भी बरकरार है। तो जनरली 2 साल की एनसीसी होती है 8वीं और 9वीं में, 10, 11 और 12th में नहीं होता है स्कूल में। बट हमने फिर भी एरो मॉडलिंग शुरू रखा क्योंकि हमारा इंस्ट्रक्टर ने हमें अलाउ कर दिया। उस दौरान हमने काफ़ी सारे जो किट्स आती थी उसके तो बनाए मॉडल आउट ऑफ द किट, जो खुद डिज़ाइन करने पड़ते, वैसे भी कुछ मॉडल हमने बनाए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम क्लास 11th में थे तो हमारा एयर मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर और बाकी 4 लोगों ने, एक मेरा क्लासमेट, मैं और 2 सीनियर डिवीज़न के बच्चे थे, हम 5 ने मिलकर इंडिया का सबसे पहला हैंग राइडर बना, जो क्लास 11वीं में ही थे। दुनिया में मतलब भारत देश में किसी ने बनाया ही नहीं। वो डिज़ाइन भी हमने किया, उसका पूरा ना फैब्रिकेशन वगैरह सारा खुद ही किया। उसमें इतना ज़्यादा लर्निंग हो गया कि जो एक ना एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर होता है, उतनी पढ़ाई और ना स्किल लेवल हमें 11वीं क्लास में ही मिल गया। ये खुद से आपने किया? हम 5 ने मिलके खुद से किया था। मज़े की बात यह है कि हम उसको लेके ना छलांग भी लगा ली। उस टाइम में इतना ज्ञान ही नहीं था कि हम ना फेटल भी हो सकता है या कि इसमें मर। बिल्डिंग से एक पहाड़ी थी बड़ौदा के साइड में ना, वहाँ से हम ये करते, बहुत स्टीप नहीं थी, बट मरने के लिए तो क्या अपनी हाइट से डबल या 3 गुना ही हाइट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे डूबने के लिए कान के ऊपर, अपने नाक के ऊपर पानी चाहिए, तो बहुत ऊपर भी होगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है और नीचे होगा तो फिर जिंदा है। उस टाइम में हमने मतलब कहने का मतलब है कि रिस्क ऐसे लिया कि हमें पता ही नहीं था रिस्क के बारे में। तो खैर दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक इन अंडरस्टैंडिंग द एयरक्राफ्ट इन ऑल प्रैक्टिकल से। बाकी बच्चे भी आते थे, फ्लाइंग करके चले जाते थे। हम हमेशा पूछते थे कि जहाज उड़ता कैसे, क्यों उड़ता है, अगर कुछ गलती होगी तो क्यों हुई, उसको ठीक कैसे करेंगे। सो नॉर्मल सर्विसेबल जहाज फ्लाई करना तो कोई भी कर सकता है, चाहे मॉडल हो चाहे एयरक्राफ्ट हो। जब तुम्हारी इमरजेंसी होती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे उसको हैंडल करते हो, कितना कूलली हैंडल करते हो, ये तुम्हारा जो लर्निंग है वो किसी क्लासरूम में नहीं होता, वो एक्सपीरियंस के साथ ही होता है। और वो एक्सपीरियंस तभी आता है जब आपको पता है कि कितनी रिस्क लेनी चाहिए और कितनी नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपका रिस्क एपिटाइट कम है तो उसको कैसे कैसे बढ़ाना है, वो धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस के साथ होता है। सो दैट मीन्स विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, आपने विदाउट ज्वाइनिंग एनी एकेडमी, आपने पहले से ही बनाना एंड उड़ाने का काम देख लिया था। तो इसका फ़ायदा आगे जाके सर्विस में बहुत हुआ। यस, बहुत ऑफ कोर्स। जब हम आगे बात करेंगे अपने 2 इजेक्शन की, तभी आपको मैं कोरिलेट करके बताऊंगा कि जो बचपन में सीखा है ना, 8वीं 9वीं तो बचपन ही है, जी, बिल्कुल फाउंडेशन है। वाला मतलब पैदल मतलब पाँव पे चलने वाली बचपन नहीं, बट जो एक एजुकेशन लेवल का वो 8-9 तो जस्ट बिगिनिंग ऑफ दी सेकेंडरी स्कूल है। तो वहाँ पे होने के बाद जब कॉलेज आए तो नेचुरल चॉइस थी कि एयरविंग एनसीसी सीनियर डिवीज़न ज्वाइन किया। सिर्फ जब 11वीं 12वीं में थे तभी थोड़ा सा दिमाग में कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में नहीं था, हमारे प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स के था कि तुम कॉमर्स क्यों ज्वाइन कर रहे हो, जब तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो इंजीनियरिंग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो। उनको मैंने कोशिश की बताने की कि मैं एनसीसी ज्वाइन करके नॉर्मल ग्रेजुएशन करके एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता पायलट बनना है। हूँ। भाई एक किताब, चाहे मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और साइंस हूँ या इंजीनियर हूँ, उस टाइम में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये थी कि अगर मैं कॉमर्स ना लेके बीएससी भी ले लेता या इंजीनियरिंग ले लेता, जो मेरे को स्पेयर टाइम चाहिए था एयर मॉडलिंग करने के लिए वो शायद नहीं मिली, क्योंकि प्रैक्टिकल साइंस में ज़्यादा होते हैं, इंजीनियरिंग में तो पढ़ाई भी ज़्यादा है। जी, तो इससे सब बचने के लिए मैंने फिर कॉमर्स किया। सो दिस वाज व्हिच ईयर सर, किस ईयर की बात? इन 78 आई पास 10, तो 11 12th हुआ था 79 80 पे। तो सर इन 80s हम, आप जो इंसिडेंट बता रहे हैं, वेयर एज एनसीसी का इतना पुश प्रेजेंट गवर्नमेंट अब दे रही है,
एंड 80s में भी लोग इतने मोटिवेटेड थे, लाइक यू मस्ट बी, आपके पीयर ग्रुप वगैरह कर रहे थे, इतनी हाई मोटिवेशन पे भी लोग एनसीसी में काम कर रहे थे कि हमें आज तक तो हमें एनसीसी के लेवल पे कहीं और होना चाहिए था, गवर्नमेंट को इतनी पुश देने की ज़रूरत ही नहीं थी। नहीं, बिल्कुल अभिनीत, आपकी बात बिल्कुल सही है। पुश अलग अलग तरीके का होता है ना, तो एज लॉन्ग एज थोड़े लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो अपना ऑब्जेक्टिव तो इज अचीव। एनसीसी का मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि फौज ज्वाइन करनी है, यस दैट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बट एनसीसी का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अपने जो यूथ है उसको थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ कैसे होती है वो एक्सपीरियंस देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यही लोग अगर कॉर्पोरेट में जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो ये जो उनका डिसिप्लिन जो उन्होंने 2 साल या 3 साल जो सीखेंगे देखेंगे कैंप में रह के एक दूसरे के साथ कैसे टीम बिल्डिंग होता है, ये उनको बाद में अपनी सर्विस लाइफ में भी बहुत काम आए। एंड फौज तो बहुत लोग हैं, इसकी ज़रूरत मेरे ख्याल में सिविल में भी ज़्यादा है। जी सर, एनसीसी का फ़ायदा आपको कितना मिला है एयरफोर्स में पायलट बनने में और आगे आपके जो फ्लाइंग में? देखो, एनसीसी का फ़ायदा तो मैंने जो 9th क्लास से लिया है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने फ़ायदा नहीं मतलब लिया होगा जितना मैंने लिया है। जी चाहे फौज का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे गाड़ी का हो, कुछ भी हो, कोई नई चीज़ भी हो, एनसीसी के टाइम में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला था और वो अभी भी बरकरार है कि रिस्क लेना मैं वहीं से सीखा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम नहीं कर सकते, हर चीज़ कर। एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद भी सैटरडे संडे जब अगर छुट्टी है संडे की, बाइक हम सर्विसिंग में दे सकते लेकिन हम खुद ही खोल लेते हैं, हम लोग भी करते थे काम, है ना। तो ये इट इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक टुवर्ड्स योर रिस्क एपिटाइट, टुवर्ड्स योर एक्सपीरियंस। आजकल तो क्या है, कुछ हो जाए गराज को फ़ोन भी कर दो तो भी आ जाता। आजकल तो लोग गराज में भी नहीं आते, होम से पिकअप ही ये कर। बट उनका आजकल आप बच्चे देखोगे, अगर किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जाते हैं और 100 रुपये का नोट दे दिया और चिल्लर गिनने के लिए बोल दो ना, वो कंफ्यूज हो जाता। ना हिंदी की गिनती आती है, ना अंग्रेजी की गिनती आती है। अगर गिनती आती है तो कैलकुलेटर के थ्रू ही आती। कॉम्प्लिकेटेड अगर उसको 2 और 2 4 तो शायद बोल देंगे, बट कुछ टेढ़ा मेढ़ा जहाँ ऑड नंबर आ गया ना, उसको प्लस करने बोलो या माइनस करने बोलो, वो कैलकुलेटर के बिना नहीं हो। पहले तो कैलकुलेटर रख नहीं सकते थे, अभी मोबाइल में सब कुछ है। तो जो हमारी फैकल्टी डेवलप होनी चाहिए नेचुरली ना, ये मैथ्स एंड फिजिक्स वगैरह कुछ नेचुरल ये स्किल लेवल से जो नेचुरली आते रहो, बट बिल्कुल ही ऐसे नेचुरल नहीं होते, वो बचपन से होते ना। लोग मेरे को काफ़ी बार बोलते हैं ये भगवान ने डिसाइड किया, भगवान ने तुम्हारे लिए हमेशा 2 रास्ते चुने, हमेशा। एक वो है जो अगर तुम मेहनत करोगे तो ये रास्ता मिलेगा, नहीं करोगे तो ये रास्ता मिलेगा। तो भगवान कभी भी एक रास्ते पे नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई सब लोग काम करना ही बंद कर देते। भगवान भी तो ना स्मार्ट है, वैसे हम जितना सोचते उतना मूर्ति के हिसाब से नहीं है, उनको भी सब ज्ञान फ्लाइंग करके बैठे हैं, है ना। तो हमेशा मैं जो बच्चे बोलते नहीं है तो अपने आप ही हो जाएगा, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन ऊपर वाले ने भी वाई फोर्क बना के रखा कि यहाँ पर आओगे, काम करोगे तो ये रास्ता तुम्हें मिलेगा, नहीं करोगे तो ये रास्ता मिलेगा, जहाँ पे जाके सामने दीवार मिलेगी। सर एनसीसी में जो आपने ट्रेनिंग ली, जो सर्टिफिकेट ली, तो वायुसेना में पायलट बनने में उसका कितना फ़ायदा मिलता है, ताकि जो हमारी नई जनरेशन देख रही है, बच्चे देख रहे हैं जो एनसीसी कर रहे हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिले और आगे वो मोटिवेट कर सके बच्चों को एनसीसी में आने के? इसका डायरेक्ट फ़ायदा मैं एक चीज़ बता देता हूँ। एयर मॉडलिंग करने से, चाहे मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, जी मेरे को एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर पता है, जी क्या खराबी हो सकती है वो भी पता है, जी और उसको ठीक कैसे करना ये भी पता है। जी ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, जब एयरफोर्स ज्वाइन किया, कुछ एयरक्राफ्ट अगर अनसर्विसेबल है तो मैं बैठता था टेक्नीशियन के साथ, उसको समझाता था कि एक्चुअली जब एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था तो क्या हुआ और क्या हो सकता है प्रॉब्लम। जी उससे क्या है, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जब अगर एक पायलट आपके साथ आपके ना काम में आपको जो क्रिटिकल इनपुट दे रहा जी है ना, कि मतलब जैसे एक है इनपुट की अगर कुछ अलग से नॉइज़ आ रही है, जी तो एज अ पायलट मैं उसको बता सकता हूँ कि जब मेरी स्पीड इतनी थी या हाइट इतनी थी या ये मनूवर किया तब हुआ। सिर्फ स्नैग लिख के चला जाऊँ कि एट अनयूजुअल नॉइज हर्ड, वो तो बहुत वेग सा ये है, मोस्टली यही होता था सर। मोस्टली यही होता है। बट सिंस मैंने एयरक्राफ्ट के अंदर इंजीनियरिंग क्या है, कैसे होता है, रिपेयर कैसे होता है, वो जो एनसीसी एयर मॉडलिंग में सीखा था, जी वो वहाँ जाके मेरे को बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फायदा फायदा है। हुआ। नॉट ओनली मेरे को फ़ायदा हुआ,
जो टेक्नीशियन रेक्टिफिकेशन करते हैं वो घंटों लगा लेते टू कम टू द रूट कॉज कि भाई प्रॉब्लम कहाँ, उनका रेक्टिफिकेशन भी जल्दी होता है, उनका कॉन्फिडेंस भी मिलता सर वो आपसे कनेक्टेड भी रहते होंगे, बात भी करते होंगे मुझे लगता है। है। बिल्कुल कनेक्टेड। अगर मैं कुछ करूँ नहीं, मैं चाहे स्क्रू ड्राइवर उठा के उसका काम मैं हाथ बटाऊँ ना बटाऊँ, जी अगर उसके पीछे मैं खड़ा हूँ और उसको पता है कि मेरा जो सुपरवाइजर है या जो पायलट है वो मेरे पीछे खड़ा है, जी उसका हौसला मतलब 10 गुना बढ़ जाता है। जी एंड बी रेस्ट एश्योर्ड कि इतना हौसला बढ़ता है कि जो चीज़ उसको नहीं करनी है ना वो भी करके करेक्ट सो जी उसको आपने ये कॉन्फिडेंस देना है कि भाई आपका प्रोफेशनल नॉलेज भी अच्छा है, और आप उसके साथ खड़े हो। गलत भी हो गया तो भी आप खड़े हो उसके साथ। जी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो गलत नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ दें, जी रिस्क तो हर जगह। जी तो और फौज में तो रिस्क के ऊपर ही सारा, चाहे एक्चुअल ऑप्स हो या कुछ भी हो, इफ़ यू डोंट टेक रिस्क देन प्लेइंग सेफ तो एनीबडी कैन प्ले, फिर तो फौज की जरूरत नहीं है ना। तो रिस्क टेकिंग एपिटाइट जो है वो एक टीम बिल्डिंग में होता है। अगर आप प्रोफेशनली साउंड है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपका टेक्नीशियन भी देखना आपके लिए वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा जो और कोई टेक्नीशियन नहीं करेगा, या वही टेक्नीशियन दूसरे लीडर के अंदर में नहीं कर। नहीं कर पाएगा। तो ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट, वेदर इट इज टेक्नीशियन और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क भी है या कोई दूसरा सबॉर्डिनेट है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट इन अ पर्सन एंड देन मेक अ एनवायरनमेंट इन सच अ मैनर ही इज एबल टू गिव यू द बेस्ट। सर So true, sir. तो दैट इज वेरी। सर कमिंग बैक टू योर एनसीसी एज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स, तो आप स्टार्टिंग से ही ब्लू आइड बॉयज रहे होंगे अपने क्यूएफआईज के एंड मस्ट हैव एक्सेल्ड इन द ट्रेनिंग आल्सो। नहीं, ब्लू आइड तो ऐसा है कि आई विश आई वॉज ब्लू आइड बिकॉज आई थिंक आई वॉज डूइंग वेल, बट अगेन आई सेड ना, भगवान ऊपर से सब देख। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे इंस्ट्रक्टर हर 2-4 सॉटी बाद चेंज हो जाए, अच्छा तो मुझे कंटिन्यूसली एक ही इंस्ट्रक्टर नहीं मिली। सोलो जनरली 10-12 सॉटी में होता इसका नुकसान क्या होता है? है। इसका नुकसान है कि हर पायलट का एक तरीका होता है सिखाने का, जी और उसके एक्सपेक्टेशन भी किसी ना डेटम के अपने हिसाब से होता है। जी कोई जो स्पीड थोड़ी कम ज़्यादा हुई तो चला लेता है, जी दूसरा हाइट नहीं चला लेता, तीसरा कुछ और नहीं चला लेगा। तो आप जैसे इंस्ट्रक्टर चाहता है वैसे ही ना, बिकॉज ही इज़ द रोल मॉडल फॉर यू, ही इज़ द इंस्ट्रक्टर, तो जो आपको इंस्ट्रक्टर बोलेगा वही करना है। तो हर बार चेंज होता जाएगा तो तुम थोड़ा सा माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि पहले वाला तो ये बोल रहा था, अभी ये वाला ये बोल रहा है ना। कंफर्ट भी कई बार नहीं बनता है। बट ये बात उसका पॉजिटिव साइड देखो ना, आप किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना जानते और आप गैदर कर रहे हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स के नॉलेज को। हैं, दैट इज़ दी पॉजिटिव पॉइंट जी ना। इसने मेरे को कैसे हाइट मेंटेन करनी सही तरीके से ना, एक स्किल कैसे अचीव करनी वो सिखाया, जी कहाँ पे बैकवर्ड प्रेशर देना है या कहाँ पे क्या करना है वो सफाई से उसने मुझे हाइट के लिए सिखाया। किसी ने स्पीड कैसे कंट्रोल करनी है थ्रॉटल से, क्यों कम ज़्यादा होती है उसका रीज़न सिखाया। ठीक है अगर उस इंस्ट्रक्टर के बच्चे पूरा टाइम उसके साथ फ्लाई करेंगे तो हाइट के बारे में उसका उतना स्किल लेवल नहीं रहेगा जितना मेरा रहेगा। बराबर है। सो उसके थोड़े से नुकसान है। क्या हुआ, अगर आप कहीं गलती कर दी ना तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि आपने पहली बार ये गलती की है, वो सोचेगा यार बार यही करते। यही करना है। तो उसमें रिस्क ये है कि आपको फ्लाइंग से आउट करने के लिए ना पूरे चांसेस रहते हैं। सर एक और चीज़, विशेष करके एनसीसी में यंगर एज में होते हैं, टीन एज में होते हैं, गलती करने पे डांट भी पड़ती है क्या? डांट तो फौज का उसूल है। ठीक है। चीफ वाई चीफ को डांटेगा, वाई चीफ उसके नीचे डांटेगा, उसका हर कमांडर नीचे वाले को डांटेगा। मतलब हर तुम्हारा फौज में बिल्ड भी ऐसी ही होती है, Yes. जी सीनियर है। वो डांट सकता है कभी भी अगर तुम काम ठीक ना करो या गलत करो। ठीक है। बट सर इतने हिकअप्स के बाद भी आपके ट्रेनिंग में यू एक्सेल्ड इन फ्लाइंग, मतलब आप आई थिंक यू आर द बेस्ट इन फ्लाइंग ड्यूरिंग योर कैडेट डेज। नहीं, वेरी ट्रू, बट उसका ना भाई तुम्हारी मेहनत ना हमेशा काम तो आती है, बट इंस्ट्रक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर वो सही समय पे तुम्हें अगर गाइड ना करे, अब कितने भी अच्छे होंगे तो नहीं कर, बिकॉज देयर आर टू मेनी अदर प्रेशर। सो इंस्ट्रक्टर का सही होना बहुत ज़रूरी। लाइक आई सेड, मुझे तो सही चीज़ें बहुत सारे इंस्ट्रक्टर से मिली, तो मे बी उसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ। एंड सर वो सब चीज़ अलाइन कर गई, देखिए आपकी एनसीसी की ट्रेनिंग, देयर आफ्टर आपका बेस्ट इन फ्लाइंग, एंड देयर आफ्टर योर बैच आई थिंक वाज द रेयरेस्ट विच वेंट टू द स्क्वाड्रन डायरेक्टली रादर दैन जो सो कॉल्ड अर्स्टवाइल तेजपुर वगैरह जाते थे।
वो अब डायरेक्ट स्क्वाड्रन गया था सर को बैच। तो क्या हुआ, हमारे 100 के ऊपर थे हम जब इंडक्ट हुए फ्लाइंग के लिए, हम टोटल मिला के सिर्फ 40 पास हो। सो रिजेक्शन रेट वॉज वेरी हाई, वेरी हाई। इतना रिजेक्शन होता है? बहुत ज्यादा। अब जनरली नहीं होता, 50-60% हो जाता है, हमारा तो बहुत ज़्यादा था, जी। बहुत ज़्यादा था। सर आपने डेटा में इतना हाई कर दिया था। डेटा हमारा हाई था या स्टैंडर्ड आपने बहुत हाई कर दिया, अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूं तो दो के बीच में कंपटीशन नहीं होती है। मैं कई लोग डेटा नहीं समझा नहीं तो एक लेवल सेट होता है ना, वो कभी कभी हो जाता है ना। किसी बैच के बच्चे ठीक नहीं होते, किसी बैच के बहुत अच्छे होते हैं। सर आप बहुत लूसिड तरीके से हमें ले जा रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन भूल जाएगा सर। एक क्वेश्चन मैं यहाँ ज़रूर पूछूंगा, जब आप एनसीसी में थे, जब नीचे से जहाज को देखते थे एंड फर्स्ट टाइम व्हेन यू सैट इन द कॉकपिट एज अ कैप्टन या एज अ क्वालिफाइड पायलट और आपके हाथ में जहाज की कमान थी सर, व्हाट वाज योर फीलिंग? अगर 2-3 लाइन में अपने दिल की फीलिंग बता सके। नहीं उस टाइम की फीलिंग और उसके बाद की फीलिंग, उसमें कोई अंतर नहीं है। देखो, सिटिंग इन द कॉकपिट इज नॉट द एंड इन इटसेल्फ। जब एयरफोर्स ना एसएसबी क्लियर हुआ, मेडिकल क्लियर हुआ ना, बेसिक ट्रेनिंग खत्म हो गई, प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग बोलते हैं, जो डायरेक्ट एंट्री के बच्चे होते हैं उनको 6 महीने का मिलता है एक्सपीरियंस। जब हम साथ में मिल गए एनडीए वालों के साथ एएफए में पहली बार वो कॉकपिट में बैठे, तो आमतौर पे एक फीलिंग होती है कि भाई आई हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। हाँ तो मेरा कहना और मेरा मानना बचपन से वैसे ही है कि वॉट एवर यू अचीव इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नेक्स्ट अचीवमेंट। करेक्ट सर। तो उतने में ही अगर खुश हो जाएंगे तो कहीं ना हम हमारी प्रिपरेशन में हम कमी आनी शुरू हो जाए। सर एज ए पायलट अफसर सोलो फ्लाइंग करते थे आप फाइटर की मिग 23 की? ये सबसे पहले जब हम MiG-23 में बैठे, उसकी स्पीड और जो किरण हमने अप्लाई करके आए थे, इश्करा अप्लाई करके आए थे। इश्करा इज अ ट्रेनर एक्स्ट्रा पोलिश मेक था जो सेकंड स्टेज में हमने अप्लाई किया। जी। तो ना उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आई एम श्योर एवरीवन गोज थ्रू इट, कि जब तुम जहाज उड़ाते हो या ना फ्लाई करते हो तो यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कि अब नेक्स्ट क्या कर। सर बीइंग अहेड ऑफ द एयरक्राफ्ट को थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। लाइक आई सेड, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, अगर कोई टर्न आने वाला है या कोई ट्रैफिक लाइट आने वाली है तो तुम उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हो, है ना। स्पीड कम कर लोगे ना, ब्रेक मारना शुरू कर दोगे। दैट इज इफ यू आर अहेड ऑफ योर टाइम ना, मतलब जब तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है। बट जब इनिशियली 1-2 सॉर्टी जो आप फ्लाई करते हो फाइटर के, तो तुम हमेशा जहाज के पीछे, जहाज मतलब आगे निकल जाता है जब तक तुम सोच रहे हो काम हो चुका मतलब आपकी सोच पीछे होती है? हाँ बिल्कुल, आप जो सोचते हो जहाज उससे आगे होता है। जी जैसे मैंने 100% थ्रॉटलिंग खोली की जी। और रीट लगा के मुझे ब्रेक रिलीज करनी है। तो जो ब्रेक रिलीजिंग का पॉइंट है ना, आप हल्का सा पीछे हो जाओ। ओके। वो जहाज जब एक्सलेट करता है तो तुम्हें 1-2 चेक्स करने होते हैं, वो तुम्हारे रह जाते हैं, स्पीड उसके आगे निकल जाती है। फिर जब तक टेक ऑफ का टाइम होता है तो आप अभी पीछे वाला ही सोच रहे हो तो टेक ऑफ का टाइम हो गया। तो यू आर ऑलवेज बिहाइंड द एयरक्राफ्ट इन द इनिशियल फ्यू शॉट। इसमें होता है तो आपकी सोचने की जो स्पीड है ना, वो भी धीरे धीरे करके मैच करनी शुरू कर जाती है एंड धीरे धीरे देन यू आर थिंकिंग ahead of the aircraft. ओके। So this is what is the probably the difference between how you can cope up or how you are coping up with the speed of the aircraft. Maybe दूसरे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर वाले का उतना फर्क नहीं पड़ेगा सर। बट सर फाइटर में भी इस्करा से सडनली मिग क्लास, तो इसमें भी बहुत बड़ा ट्रांजिशन है सर। हमें तो थोड़ा झटका लगा, जो मॉफ में उनको लगा वो हमको ही लगा। क्या स्पीड थी स्क्रा की जिसके ऊपर ट्रेनिंग किया था आपने? इसका की स्पीड 110-120 किलोमीटर पे टेक ऑफ करते थे? नॉट पे हम टेक ऑफ करते हैं। और फाइनल स्पीड इन एयर? नहीं, वो तो डिपेंड करता है क्या मनूवर कर रहे हो, उसके ऊपर है। लूप करनी है तो अलग स्पीड होगी। और मिग 23 की स्पीड? मिग 23 की टेक ऑफ स्पीड 310 किलोमीटर थी और तो लैंडिंग स्पीड पे उतनी रही। और इन एयर स्पीड? अगेन डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग, बट एवरेज स्पीड 600 से 800 800 के बीच में है। अगर सर मैक्स स्पीड की बात करें इन कंपैरिजन टू साउंड, तो जैसे MiG-23 जो पहले हम उड़ा था 1.7 मार्क तक जाता था, वहाँ तक हम नहीं जाते। उसको इलोबरेट किलोमीटर में करें क्योंकि सभी लोगों को पता नहीं चल पाएगा। जो स्पीड की साउंड है, साउंड का स्पीड है, उससे उसके जितना होगा तो 1 मार्क बोलते हैं। उससे
70% ज़्यादा है तो 1.7 है। मार्क 2 मतलब जो साउंड की स्पीड है उससे डबल स्पीड पे जा रही है। जी, और साउंड की स्पीड आगे पीछे होती है जी डिपेंडिंग ऑन हाइट उसके हिसाब से। करेक्ट है। तो मतलब जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ और जब तक ये वर्ड आप तक पहुँच रही है, आपके कानों तक पहुँच रही है, उसके ट्वाइस दी स्पीड पे वो एयरक्राफ्ट पहुँच जाएगा इफ़ इट इज़ फ्लाइंग एट 2 मैक। करेक्ट। तो अभी मैं आपको बताता हूँ स्पीड ऑफ साउंड, या बारिश के टाइम में ना थंडर होता है। जी। आप घर में बैठे हुए देख सकते हो कि आप जहाँ खड़े हो उससे कितनी दूर बिजली ना गरजी है। Yes. जी कैसे? बिजली चमकती है तो स्पीड लाइट की स्पीड से आती है। जी तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो स्टॉप वॉच रख लेना, जी ठीक है? जब फ्लैश दिखे स्टॉप वॉच शुरू करना, और जब उसका साउंड आप तक पहुंचे तो उसको बंद करना। जी तो स्पीड ऑफ साउंड तो इंटरनेट पे भी मिल जाएगी आपको, जी और कितना टाइम लगा उसको यहाँ पहुंचने के लिए आपको डिस्टेंस मिल जाएगा कि जो बिजली गिरी है या बिजली कड़क रही है कितना दूर है आपसे। जी। वो तो पता भी नहीं चलता। पता चलेगा, आप स्टॉप वॉच हाथ में रखना, 2 सेकंड 3 सेकंड का रहता है, जी बहुत कम समय हो। ठीक है? कभी कभी 5 सेकंड का भी रहता है। अगर 4-5 किलोमीटर दूर है लाइट तो बहुत दूर तक दिखती है। जी लाइट कैसे दिखती है और आवाज़ का अगर आपको और भी एक एक्सपेरिमेंट करना है तो रात को देखना, लाइट हमें बहुत दूर से दिखेगी बट वही लाइट वाला अगर हॉर्न बजाएगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। जी। है ना? तो रात को हम हॉर्न नहीं बजाते, ज्यादातर लाइट फ्लैश लाइट करते फ्लैश। ताकि उसका ध्यान जाए, क्योंकि आवाज़ नहीं जाएगी उससे। स्पेशली अगर एसी ऑन है, तुम्हारे शीशे ऊपर है, तो तुम्हें आवाज़ वैसे भी नहीं सुनाई देगी। जी हैं। देखो, जिसको पायलट बनना है या नेवी में जाना है, एक दो चीजें हमें पक्का उन बच्चों को जब स्कूल में है तब से इंटरेस्ट लेना जरूरी है, और वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। जी ठीक है, भूगोल जो है, अर्थ पे हम पानी में हो चाहे हवा में हो चाहे लैंड पे, हमें पता करना है हम कौन से जगह पे है, और ये चीज़ें आपको भूगोल के थ्रू या ज्योग्राफी के थ्रू ही समझ में। तो ज्योग्राफी इज़ वन सब्जेक्ट विच इज़ वेरी यूजफुल एवरीवेयर। क्या मैप रीडिंग भी आना चाहिए बच्चों को? ज्योग्राफी इज द बेस फॉर एवरीथिंग। मैप रीडिंग ले लो, जीपीएस ले लो, कुछ भी ले लो। जी जीपीएस लैट लॉन्ग बताएगा, but आप जमीन पे कहाँ खड़े हो सकते हो। हवा में सस्पेंडेड हो बट उसका पॉइंट अगर सीधा एक पत्थर नीचे डालोगे तो कहाँ गिरेगा, दैट इज योर ग्राउंड पोजिशन। जी नेवी का भी वही है, चाहे पानी में हो चाहे कहीं हो, रेफरेंस के बिना आप नहीं पता कर सकते आप कहाँ। जी बट सर वो इसमें एक जो फेमस सेइंग हम कहते हैं कि मशीन में हैव द लिमिटेशन बट द ह्यूमन ब्रेन और द पायलट सिटिंग ऑन द मशीन हैज़ एन अनलिमिटेड पार्ट इन हिज माइंड टू थिंक ऑफ दैट। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज द सुपीरियर मैन who can sail through even a mediocre or inferior machine in the adverse of the conditions. It is not a on off switch, what Sir. मेरी तात्विक बोल रहा हूँ। Sir. It is true, but it's an output of years of Training. Training. years of Conditioning. hard work। Yes. हार्ड वर्क। ठीक है? जब तुम पूरा हर सॉटी को पहली सॉटी और लास्ट वाली सॉटी की तरह कंपेयर करोगे, सो दोनों में उतना ही प्रिपरेशन होना चाहिए। हर तो मतलब अगर आप नए हो, है ना, जो जी, सॉटी जी। प्रिपरेशन सपोज एक घंटे की मेरी सॉटी है, जी कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं मुझे उसको प्रिपेयर करने के लिए। ब्रीफिंग पहले होती है। नहीं, प्रिपेयर करने के लिए ब्रीफिंग तो आधे पौन घंटे में हो जाती है, बट जी। उसको प्रिपेयर करने के लिए मुझे उतना टाइम चाहिए। उसमें करते क्या है आप? मेरे को पूरा रूट स्टडी करना है, फिर अटैक पैटर्न क्या होंगे, Fuel planning. जब फ्लाइंग कैसे होगा? फ्लाइंग तो इट इज द कल्मिनेशन ऑफ व्हाट यू हैव ना प्रिपेयर्ड ऑन ग्राउंड। ओके किस टाइम पे, उस टाइम हवा में टाइम तो है, सपोज नेविगेशन कर, जी तो मुझे किस टाइम पे क्या दिखना चाहिए तो बाय हार्ट करना पड़ेगा मेरे को, जी। मतलब टाइम हो नहीं होगा। जी नॉर्मल स्टडी कर रहा हूँ, कॉम्बैट में थोड़ी टाइम मिलेगा मुझे मैप निकालने का, जी तो मुझे स्टडी बहुत करना पड़ता है। जी उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना जी। स्टडी करो तुम्हारे लिए फायदा है। तो अगर मैं एक्सपीरियंस होने के बाद मैं बोलूँगा अगर मैं प्रिपेयर नहीं करूँगा तो चलेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मिलिट्री एविएशन में तो पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर फाइटर फ्लाई कर रहा है, उसको नहीं पता सीओ फ्लाई कर रहा है कि कोई यंग पायलट फ्लाई कर रहा है। जी अगर तुमने गलत काम कर दिया, इनपुट गलत दे दिया, तो वो तो एयरक्राफ्ट तुम्हें नहीं बख्शेगा। ना मशीन है तो सर। फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको। किस कंप्यूटर में सर एक छोटा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे अर्ली मॉर्निंग फ्लाइंग होती है स्क्वाड्रंस में, हम लोग उसने देखा है किया काम किया हुआ है,
तो जब 5 बजे की शॉर्टी होती है तो उसकी प्रिपरेशन क्या लेट नाइट आप करते हैं या सुबह जग के करते हैं? नहीं नहीं, वो पहले प्रीवियस डे से कर सकते हैं। जब फ्लाइंग प्रोग्राम बन के तैयार होता है जी, तो दिमाग ऑलरेडी देखी सॉटी के ऊपर शुरू रहता ताकि आपकी नींद पूरी हो सके। है, नींद पूरी हो सके। एंड फिर सवेरे उतना टाइम तो होता नहीं है, जी तो सवेरे सिर्फ एक रिफ्रेशर ब्रीफिंग होती है, अदरवाइज सारा काम पहले ही कर लेते हैं। जी सर जैसा कि आपके प्रोफाइल में हम देख रहे हैं सर, यू फर्स्ट पोस्टिंग एज जोधपुर एंड सब्सिक्वेंटली भी जोधपुर आपके करियर में काफ़ी अटैच रहा सर। तो जोधपुर होल्ड्स ए वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस इन योर सर्विस कैरियर सर, वाई सो? ये आई थिंक यू आज वेरी पायलट जो फर्स्ट पोस्टिंग रहती है पॉइंट की और जगह की ना, हमेशा के लिए एक याददाश्त सर वाई पायलट सर? ऑल ब्रांच एंड ऑल ट्रेड्स अक्रॉस, फर्स्ट पोस्टिंग इज फर्स्ट पोस्टिंग सर, वो तो तो मैं तो फॉर्चुनेट था, मेरी शादी भी वही हुई। सर। जोधपुर में। हाँ, घूम के वापस जोधपुर आया, फिर सर। जी एंड मैं फ्लाइट कमांडर भी वहीं बने सर, सीओ सेफ्टी ऑफिसर भी वहीं पे था जी। सर, सीओ भी वहीं पे बना, जी और फाइनली एओसी भी वहीं वहीं पे पे। बने। एओसी भी जोधपुर के आप थे। तो ना इसके लोगों को लगता है कि ना बार बार पोस्टिंग हो रही है तो इनकी तो मौज है, सर जी मौज नहीं होती। जी ठीक है, अगर इसमें किसी का फायदा होता है जी सबसे पहले जी तो सर्विस का फायदा है। जी हाँ, अगर हम कहीं नई जगह पे जाके फ्लाइट कमांडर बनते हैं या कोई भी अपॉइंटमेंट होल्डर बनते हैं, जी और 3 महीने लग जाते हैं टू अंडरस्टैंड द फील ऑफ दैट, हाँ, उसकी जो नब्ज पता करने के लिए जी 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं। जी मेरा तो क्या है, जैसी जोधपुर पोस्टिंग आई तो सब कुछ जाने पता से पहले है। ही पता है कि उधर जाके करना क्या है। जी सो जो टाइम लॉस होता है तो एक्सप्लोर द स्टेशन ना, कि मैं क्या करूँ अब, तो 80% काम मेरे दिमाग में हमेशा तैयार ही था। 20% इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले पोस्टिंग और अब की पोस्टिंग में कुछ बदलाव आया है, जी तो तुम अपनी तो किसी के ऊपर नहीं ठोक सकते ना, जी जो चाहिए वो ही काम करना है, तो उसके लिए जी। 20% इज मोर देन 20% के लिए हफ्ता भर लगता है ज़्यादा। एंड जी। जोधपुर सर 80s से लेकर के प्रेजेंट डेट तक भी इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी एक्टिव बेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, सो इट्स कमेंडेबल। How hectic was commanding the Jodhpur as a AOC Jodhpur station? जस्ट बिफोर कमिंग टू एओसी वाला टेन्योर ना, जी मैं सीओ भी वहीं पे था। ठीक है। ठीक है, तो सीओ थोड़ा एकदम से सीओ बनना पड़ा बिकॉज मेरा सीक्वेंस में मेरा नाम था फॉर नेक्स्ट प्रोबेबली, हाँ मुझे नहीं पता जी। था तब। तो 29 स्क्वाड को जब मैंने टेक ओवर किया तो हमारे सीओ जो पहले वाले थे उनको थोड़ा कुछ हार्ट की इशू हुआ, ओके तो ही कुडंट कंटिन्यू एज अ सीओ। तो मेरे को ना बोला गया कि यू टेक ओवर द स्कूल, मैं लोकली में अवेलेबल था, जी मुझे बोला गया। और जिस दिन बोला गया ना 26 जनवरी का फ्लाई पास के लिए ऑलमोस्ट 80% जहाज जोधपुर से एयरबोर्न हो गए। जी तो सिर्फ मैं फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर था और 26 जनवरी का फ्लाइंग करवाना था। जी तो सवेरे से लेके जब तक वो जहाज रिकवर नहीं किया मैं वहाँ पे था। उसके बाद जाके मैंने कॉल को टेक ओवर कर लिया। जी। ये शायद ही कहीं पे हुआ होगा ऐसे जी कि आधा दिन मैं स्टेशन का काम कर रहा था और आधा दिन में मैं सीओ बन गया। सेम डे फ्लाइंग भी किया आपने? मतलब मैंने फ्लाइंग नहीं की बट सारा सेफ्टी जी। ऑप्शन था, हम्म। फ्लाइट जी। सेफ्टी ऑप्शन ना, तो सबको सेफली एयरबोर्न कराना और सेफली रिकवर करना, हाँ। जी एनवायरनमेंट, बर्ड वॉचर, जी, बर्ड जी। शूटर, ना एटीसी पूरा सब कुछ है कि नहीं सही है जी। वो चेक करना मेरा जिम्मेदारी है। जी तो बीच में जाके टेक ओवर करूँ और पीछे कुछ डिसीजन के लिए कोई चाहिए तो मैं नहीं रहूँगा तो सही नहीं है। जी तो एओसी ऑल्सो नहीं हो तो सर ये पूरा ख़त्म करके फिर मैं जाके टेक ओवर। ग्रेट सर। तो थोड़ा अजीब सर ये माहौल था, बट ये भी चैलेंज था कि सडनली सीओ एक दिन में चेंज हो गया, तो नए लोगों को ना स्टेशन मैं सबको जानता तो इतना दिक्कत नहीं थी, बट सडनली किसको नया ना कमांडर देख के थोड़ा टाइम जी लगता है। जी सर एंड यू आर आल्सो निकनेम सर शिवाजी, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड शिवाजी? मेरे पहले सीओ थे 10 स्क्वाड में बेकी पार्टी, जी हटा बेकी। तो मे बी हम पायलट ऑफिसर थे बट एक्चुअली उनको लगा कि मैं 4 में से मैं थोड़ा डायरेक्टली बोलता था या तलवार निकाल कर या हाँ बिल्कुल तलवार निकाल के रखते थे। aggressive बोलना। ओके ये मैं बचपन से सीखा था, अगर तुम राइट हो तो राइट इज माइंड, जी अगर तुम्हें कोई झुटलाने के लिए कोशिश करेगा तो पूरा राशन पानी लेके चढ़ जाओ। जी तो मे बी व्हेन ही सॉ दिस बोलते तू शिवाजी की तरफ बिहेव करा, तो उस दिन से शिवाजी का नाम निकनेम हो गया। सर यहाँ रोकूंगा। फौज में एक चीज कहा जाता है बॉस इज ऑलवेज राइट।
वहाँ पे फॉर्मूला कहाँ फिट बैठेगा? नहीं, बॉस इज ऑलवेज राइट। जी तो जहाँ लाइफ एंड डेथ का सवाल है ना, जी। तो राइट एंड रॉन्ग इज नॉट इम्पोर्टेंट। करेक्ट सर। So you should weigh as a give subordinate as a professional. जी You should know where to, मतलब हर बात पे अड़ जाना is not the वो intention नहीं है। करेक्ट सर। Intention मैं जैसे पहले if you are right जी then you should be holding on to the right thing। करेक्ट सर। ठीक है, तो उसमें ईगो वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। जी तो मैं जब सीनियर बन रहा हूँ तो सबॉर्डिनेट से मुझे भी तो चेक किया है ना। जी तो सिंस मैंने भी वही किया था, जी तो अगर मुझे कोई मेरा सबॉर्डिनेट चेक करता है तो मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता। जी बिकॉज लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। जिस दिन आपको लग रहा है कि आपने सब सीख लिया, वो आपका डाउनफॉल उस दिन से शुरू हो जाए। Sir, confidence and arrogancy has a very thin line, sir. If you जैसे speak पैनिक एंड अर्जेंसी में बहुत थिन लाइन, thin line है, इसकी मैं बताऊंगा जब जी। सेकंड रिजेक्शन पे आए। sir. जी तो एरोगेंसी एंड इसमें डिसिप्लिन में सर बहुत थिन लाइन है, लाइक यू सेड। सिमिलरली सर, एज एन एओसी आपको बहुत थिन लाइन मेंटेन करके चलना होगा विद कैरेट एंड स्टिक प्रिंसिपल पे। तो वो मैं जानना चाहता हूँ बिकॉज आई हैव सीन एओसी थ्रू आउट माई लाइफ। So I have seen a huge shift in their mentality when they were with us as a flight commander or CO, but as an AOC they come up as a separate personality. So since I have been privileged to interview AOC myself, तो मैं जानना चाहता हूँ कि दिमाग में क्या चल रहा होता है सर। मैं आई थिंक मेरे ऑडियंस जो मेरे से रिलेट कर पाएंगे, दे विल बी वेरी प्लीज्ड टू हियर दैट। ओके, इसका ना लाइक ये तो पैच जब हम पायलट ऑफिसर थे हम हमेशा ना अपने सीनियर को गाली निकालते हैं, ये नहीं करने जाने दे रहा, Standard. ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। जी तो मेरा यही था कि जब मैं बनूंगा तो मैं क्या कैसे अलग उसको, ताकि मेरा जूनियर वो क्रेडिट ना लेके। जी तो जब मैं फ्लाइट कमांडर बन गया एचडीआर जो, तो हर प्रोफेशनल को अपना दिन भूलने नहीं चाहिए करेक्ट सर। कि जब मैं पायलट ऑफिसर था तो मैं अपना फ्लाइट कमांडर क्यों न कोसता था, क्रश करता था या गाली देता था। ठीक है। तो वो काम मैं नहीं करूँगा। जी जब आप वो नहीं करोगे तो अपने आप उसको रीजन भी नहीं रहेगा कुछ जी बोलने के लिए, चाहे नया रीजन ढूंढ ले। जी ठीक है, वो तो हमारी फितरत में है कि ना किसको तो कुछ तो बोलना है, Yes, blame sir. कहीं डालना है, तो वो ठीक है। That is not Cribbing is a human tendency. cribbing is a human tendency and helps to ease out the tension सर। थोड़ी चुगली कर ला तो मेंटली डिस्ट्रेस हो जाते हैं इसको रिलीव करने का वही है। सर। जब खाना बनाओ, गार्डनिंग करो या कर या आपने सीनियर के ऊपर जिम्मेदारी डाल दो। and of course it is unintentional or without any bad intention। एवरीवन गोस थ्रू दैट Sir. सेम मोल्ड, तो उसमें नहीं लिखा। जी जो अथॉरिटी तुम्हें दी गई है अगर उसको तुम यूज करोगे तो एओसी की लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, कोई काम ही नहीं है। ये सारे बता रहा हूँ, सर अगर- सारी बर्डन तो एओसी के पास ही जाती है, कोई भी नहीं, प्रॉब्लम तो है। आप बहुत हम्बलनेस के साथ बोल रहे हैं नहीं, सर। क्यों मैं बता रहा हूँ, मैंने प्रूव करके दिया है कि अगर आप सोचो कि एओसी और आप सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो हाँ, तो क्या करोगे? अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए तो आप खुद ही करना शुरू कर दोगे। हाँ, अब एक आदमी का काम तो है नहीं, जी तो जो गलती किसी और ने करनी है आप करना शुरू कर दोगे। जी और जो जिस बंदे ने काम करना है वो बोलेगा मेरे को काम करने नहीं दे रहा, खुद ही कर रहा है। हाँ। अगली बार तेरे को काम दे देगा तो ये बोलेगा थोड़ी देर में अपने आप ही कर लेंगे, तो मैं क्यों करूँ फिर? सर है ना? दैट इज़ द बिगेस्ट मैनेजमेंट लेसन जो आजकल हम MBA कॉलेजेस में आई हैव ऑल्सो अंडरगॉन कुछ पढ़ाए जाते हैं। नेवर रियलाइजिंग कि हम जो फौज में जो काम कर रहे हैं इट इटसेल्फ इज सच अ बिग मैनेजमेंट लेसन विच वी प्रैक्टिकली डे इन लिव डे इन एंड डे आउट, जो हमारे हर स्टेज ऑफ लाइफ में ऐसे काम आता है। लाइक यू सेड कि जब आप नीचे से ग्रेजुएट होकर ऊपर तक पहुंच रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपके सीनियर क्या कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, उससे मुझे क्या सीख रहा हूं और क्या मैं अमेंड कर सकता हूं। यही तो है मैनेजमेंट। अब बात करते हैं रियल वॉरियर के जो घटनाक्रम है इजेक्शन के ऊपर। यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट और किरण मार्क से इजेक्ट होना, कैसा अनुभव था आपका और कितना मुश्किल था? ओके, मेरा पहला इजेक्शन किरण मार्क 2 पे हुआ जब मैं बिदर में पोस्टेड था। जी एंड मेरा सेकंड कोर्स था एज एन इंस्ट्रक्टर। दिन था 11 सितंबर 1990। दिन भी अभी तक याद है सर आपको? मेजर हर बंदे को ये दिन तो याद है। मौत को छू के वापस आएंगे, दिन तो याद रखना ही पड़ेगा। एंड पहला वाला इजेक्शन जो था किरण मार्क से जी। मेरा, अलग तरीके का। जी वो कैसे अलग है? इजेक्शन काफ़ी डिफिकल्ट ही होता है सर। बट मेरे वाला थोड़ा अलग है। वो अलग इस तरह से है कि एक एक्सरसाइज है ड्यूरिंग द सिलेबस जी कि लो फ्लाइंग करनी होती है। जी एंड जब
कैडेट को तुम लगता है कि ये अभी अकेले कर सकता है, तो उसको भी सिंगल पायलट जाता है। आप इंस्ट्रक्टर थे उस समय? मैं रिजर्व में इंस्ट्रक्टर था जी एंड वहाँ पे स्टेज 2 टाइम टेबल। जी तो इसमें सोलो जब भेजना होता है जी। कैडेट को, जी तो एक सीट में पीपल होता है, दूसरी सीट खाली रहती है। एंड सिंस उसको सेफ्टी के चक्कर में उसको चेंज करना होता है मैंने, तो मेरी वाली भी एक सीट खाली रहती है। जी तो हालांकि दोनों ट्रेनर है, बट दोनों में पायलट एक एक ही। तो जब मैं उसको लो फ्लाइंग के लिए सेक्टर में चले गए और फ्लाइंग चल रही थी 300 फीट के आसपास, 100 मीटर्स हाइट, 150 मीटर हाइट पे फ्लाइंग होती है। तो वहाँ पे मुझे बर्ड स्ट्राइक हुआ। जी। बर्ड इंजन में चला गया जी और एयरक्राफ्ट डेमो हुआ। जी। तो ऑब्वियसली सर यहाँ रुकूंगा, किरण में सिंगल इंजन होता है डबल इंजन? किरण में सिंगल है। अच्छा तो आज की तारीख में फाइटर में अगर देखोगे तो रफाल के पास 2 है, जी। वही 2 है। जी फिर उस टाइम में जगुआर के पास 2 थे, मिड जी। तो किरण जितने भी अपने एयरक्राफ्ट है, ट्रेनिंग है, जी। सब सिंगल इंजन। जी तो बर्ड इंजेक्शन से एयरक्राफ्ट रिमोट हुआ। जी फिर हम लो लेवल पे थे, जी। तो मैंने कॉल दी बर्ड डेबोट की जी। एंड मेडे की कॉल दी होगी सर? वो हाँ, बट लो लेवल पे तो ज़्यादातर वो कॉल ATC तक जाती नहीं, जी हम बेस से दूर थे। जी तो नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करके कॉल दी जी और ना जो एक्स्ट्रा स्पीड है आपके पास जी उसको हाइट में कन्वर्ट करते हैं। एंड जब मैं ईज अप किया तो मैंने सोचा कि शायद एक रिजेक्ट ट्राई कर लेते जी हैं, इंजन को दोबारा स्टार्ट कर दिया। जी सिंस लो लेवल पे था तो चांसेस कम होते, जी बट स्पीड थी। जी। तो मैंने हाइट में कन्वर्ट करके उसको रिलाइट करने की कोशिश की। रिलाइट हो भी गई, RPM फिर बढ़ने लग गया, जी बट लेकिन फिर इंजन फायर वार्निंग लाइट ऑन हो गई थी। जी एंड देन आई डिसाइडेड कि भी इट इज़ नॉट सेफ टू कंटिन्यू विद द एयरक्राफ्ट एंड हमें मतलब मुझे सर, रिजेक्ट करना चाहिए। लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो इंजन के अंदर बर्ड चला गया था, जिसके कारण इंजन फ्लेम आउट हुआ और आपको बंद करना पड़ा, और दोबारा आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट भी हो गया। दोबारा से उसका एक प्रोसीजर है, जी। अगर फॉलो करो एंड सारे पैरामीटर्स ठीक होंगे जी। तो इंजन दोबारा से स्टार्ट भी हो गया इंजन? इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन जैसे स्टार्टअप होके RPM बढ़ने लग गया, जी है ना, तो फायर वार्निंग दोबारा से आ गई। इट मीन जी कि डैमेज काफ़ी था जी एंड हाइट लगातार कम हो रही थी। जी तो आई टू टेक अ डिसीजन कि रिलाइट दूसरी बार ट्राई करे या नहीं करे, जी क्योंकि एक फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है एक ही बार ऑपरेट करता है, जी। क्योंकि वन टाइम ऑपरेशन के लिए होता है, वो ऑलरेडी मैं यूज कर लिया था। तो सेकेंड टाइम करने से कोई फ़ायदा नहीं था, प्लस हाइट बहुत रैपिडली कम हो रही थी। जी एंड सो मुझे डिसीजन लेना था कि रिजेक्ट करें कि क्या करें। तो ऑब्वियसली नेचुरल चॉइस सर, कितना टाइम होता है इसमें डिसीजन लेने में? इसमें फ्यू सेकंड रहते हैं, अच्छा, सेकंड में ही होता है? सारा चीज चल रहा है आपके दिमाग में? दिमाग में चल रहा है। जी जब डिसीजन लेने इजेक्ट करने का डिसीजन और इजेक्ट करने में इट्स अ वेरी स्मॉल ना, 1-2 सेकंड का फर्क होता है। मतलब यू हैव टू थिंक ऑफ सो मेनी वेरिएबल, जिसमें आपके फैमिली की भी याद आ जाती है आपको, सब कुछ ना एक चित्रहार की तरह सारे दोबारा दिमाग अच्छा, इसी 2-3 सेकंड में? 2-3 सेकंड, हर सेकंड ऐसे बहुत लंबा लगता है उस टाइम में। जी जो जब खुद बाद में सोचते हो तो तुम्हें लगता नहीं कि तुमने ये इतने छोटे समय में ना ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलेंगी। जी ये इजेक्शन क्यों अलग था कि इजेक्शन का सीक्वेंस होता है कि पहले किरण की बात करो, जी कि पहले तुम कैनोपी को जेटिसन करना पड़ता है, जी। मतलब कैनोपी को पहले उड़ने देना होता है। जी उसके लिए एक लीवर होता है, जी। जब वो ऑपरेट करती है कैनोपी फायर हो जाती है और उड़ जाती है, हवा में उड़ जाती है। हवा में उड़ जाती है। जी। उसके बाद क्या है, जब तुम इजेक्ट करोगे तुम्हारी सीट को कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जी अदरवाइज कैनोपी रहते हुए तुम इजेक्ट करोगे तो कैनोपी पहले तुम्हें और हट जाएगी, सिर है ना? पे हेलमेट पे लगेगी। हेलमेट पे लगेगी, वो तुम्हारे सर पे चोट आ सकती है, कुछ जी भी हो सकता है। जी एंड दैट्स वो नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है इजेक्टिंग थ्रू द कैनोपी। जी बट सिंस कैनोपी फायर नहीं हो रही थी जी। एंड टाइम हार्डली एनी सेकंड बचा हुआ था मेरे पास, बिकॉज लो लेवल पे थे, जी तो आई क्विकली हैड टू इवैल्यूएट कि ना थ्रू कैनोपी इजेक्ट करूं या और एक बार ट्राई करूं कैनोपी जेटसन करने का। बट वो कार्ट्रिज फायर होता है, जब जेटसन होती है तो 2 बार, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि 2 बार धक्का मारने से शुरू हो जाए, जी या तो कार्ट्रिज फायर होगा या तो नहीं होगा। जी
तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो थ्रू द कैनोपी, इजेक्ट मतलब लेट द सीट फायर थ्रू द कैनोपी। उसमें क्या होता है कि जो कॉकपिट ग्लास है वो जी। किसी पैटर्न में टूटता नहीं है। जी कि जैसे आप अगर खिड़की का शीशा बाहर से या अंदर से तोड़ोगे जी तो जरूरी नहीं कि किस शेप में टूटेगा। जी हो सकता है कि शीशा कहीं पॉइंटेड चीज रह जाएगी जी और वो आपको चोट लग सकती जी जब आप तो- उसके थ्रू पेनिट्रेट करके है। निकलेंगे। जब सीट के थ्रू आप पेनिट्रेट करोगे कैनोपी को तो जी जो ग्लास है वो तो ब्रेक हो जाएगा। जी वो पर्सपेक्स है, जी। एक तरह का प्लास्टिक, जी बट वो किसी पैटर्न में या पूरा नहीं टूटेगा। हो सकता है कि कोई नुकीली चीज रहेगी। बॉडी को डैमेज करे। तो क्या, तो मैंने इजेक्ट तो कर लिया, सीट बाहर भी निकल गई, बट कोई एज मेरे को ना लगी होगी जी तो पूरा मेरा आर्म को काट दिया, मतलब मसल्स को मसल्स को काट दिया। हल्का बोन चिप ऑफ हो गया। अच्छा ब्लडिंग शुरू हो वो गई। तो हाँ ना, वो इंजेक्शन बहुत क्रिटिकल था जी। क्योंकि डिसीजन डिले हो गया। जी। एक तो मैंने ट्राई किया रिलाइट, जी उसके बाद जब कैनोपी नहीं गई तो मतलब मेरा ओरिजिनल डिसीजन ठीक था कि जी। रिलाइट ट्राई करना जरूरी है, जी बट मुझे नहीं लगा था कि ये कैनोपी या इंजेक्शन में कुछ दिक्कत आने का। जी तो वो जो हल्का सा डिले हुआ जी उससे क्या हुआ, मेरा कैनोपी के थ्रू जब मैं इंजेक्ट किया नॉर्मल सीक्वेंस चला उसके बाद, और जैसे ही पैराशूट खुला मैं टच डाउन किया। जी मतलब अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इंजेक्शन लेट था। जी तो उसमें दो हुआ कि लेट इतना था कि मतलब जस्ट इन टाइम कैनोपी खुली, कैनोपी मतलब जो parachute खुला पैराशूट और खुला। मैं टच डाउन किया। जी अगर मैं फर्म ग्राउंड पे लैंड करता जी। तो हो सकता है कि मुझे और भी ज्यादा पैर में चोट आ सकती थी। जी मेटल भी हो सकता था। जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा खुल गया था क्योंकि जी। मैं बच गया। जी दूसरा कारण ये था कि उस टाइम में ना मौसम चल रहा था, ये खेती में पानी डाल के जी बुआई करने वाले थे गेहूं चावल की। जी। ओके। तो पानी पूरा भरा हुआ था, 200 जी। फीट से ऊपर ज्यादा पानी था और पूरा अच्छा कीचड़ था। खेतों में आप लैंड किए थे। मैं खेतों में लैंड किया तो मैं सीधा कीचड़ में गिरा, तो हो सकता है उसके चक्कर में मेरा सॉफ्ट कुशनिंग मिल गया। हो गया हो। जी जी। जी और पैर इतने अंदर घुस गए थे जी कि जब मैंने लोगों ने मेरे को पैर खींच के बाहर निकाला तो जूते अंदर ही रह गए। तो जो मुझे लग रहा है कि कैनोपी अगर पैराशूट की पूरी नहीं भी खुली थी तो ये पानी और कीचड़ के चक्कर में मेरा कुशनिंग हो गया। जी। जस्ट इन टाइम सेव Just हो in time, या मतलब परमात्मा वो की एक था, लेकिन मेहर थी भगवान आपके ने ऊपर। मतलब बचा जो भी सही या लिया। सबका आशीर्वाद शामली का दोस्त हो। सर जी। यहाँ पे सर का- थोड़ा सा एक थोड़ा टेक्निकलिटी में जाएंगे सर। इजेक्शन सीक्वेंस या इजेक्शन की साइंस, हाउ डज इट वर्क सर? कितना आई मीन इट पुशेस यू सीट से, क्या इफेक्ट होता है इसके बॉडी का? एक बार शॉर्ट में एक बार कवर कर देंगे तो आई टेल यू, एक पहला डिसीजन क्रिटिकल था कि कैनोपी के थ्रू करे कि नहीं करे। सर। वो हो गया, लैंड कर गया, सब सही है, ठीक है ना। जब इजेक्ट करते हो तो क्या होता है, एक कार्ट्रिज फायर होता है, सीट के जी। अंदर एक कार्ट्रिज फिटेड है। सीट को कुछ रॉकेट हम बात कर रहे हैं जो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। रॉकेट में क्या है, फ्यूल धीरे धीरे जलता है, जलता है और कार्ट्रिज में क्या है, एकदम से गोली की तरह है। वो ब्लास्ट होकर ऊपर की तरफ जाता है। मतलब एक ही झटका लगता है उसमें। जी। और सीट 40 मीटर के करीब 120 फीट ऊपर जाएगा। उसका रफली उसका ना 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्सीलरेशन होता है। अच्छा तो उसका जी में कन्वर्ट करेंगे तो रफली 21-22 जी के करीब होता है बॉडी जी। बॉडी। बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट। तो अपना जो स्पाइन है ना, जी एक के ऊपर एक है, अगर पूरा झटका एक के ऊपर एक सही है तो इतना डैमेज नहीं होगा। जी। बट अगर सोच लो कि तुम अगर झुके हुए हो आगे साइड में कहीं पे भी, तो सारा फोर्स जो है आपको, अगर उंगली ऐसी टेढ़ी है ना तो और टेढ़ी कर देगा, अगर सीधी है तो ऊपर ही फोर्स आएगा, लेफ्ट राइट नहीं होगा। और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सीधा थ्रू एंड थ्रू होगा ना। जी जैसे अगर पेंसिल अगर आप उंगली पे खड़ी करनी है जी तो खड़ी कर सकते हैं, हल्की सी टेढ़ी होती ही गिरनी शुरू हो जाएगी। जी सिमिलरली बॉडी के ऊपर अगर वर्टिब्रा एक ही लाइन में सारे है तो आपको इतना डैमेज नहीं होगा, भले आप 21-22 जी फोर्स से बाहर क्यों ना निकले हो सीट के साथ। तो सर वो पार्ट ऑफ ड्रिल होगा, जस्ट बिफोर पुलिंग द हैंडल आपको एक हाँ, Stern तो posture. उसमें वो ब्रीथिंग भी होती है, आई विल अज्यूम करेक्ट पोस्चर एंड पुल द हैंडल। ओके। बट जब पैनिक में होता है तो जरूरी नहीं कि आप सर एक दो सेकंड में सारा डिसीजन लेना है, सीधा बैठना है, बटन दबाना है, कैनोपी नहीं उड़ रहा है, फायर करना है। ये सारा फ्यू सेकंड में, बट एक बार आप पुल करते हो फिर सीक्वेंस ऑटोमेटिक, ओके ठीक है। अनलेस वो ऑटोमेटिक सीक्वेंस में कोई बाधा नहीं आती जी फिर तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। और जी। जिस साइड पे मैंने लॉन्च किया था, इजेक्ट किया था, उस साइड पे तो मैनुअल सेपरेशन का कोई सवाल नहीं पैदा। जी तो
when you eject in a Martin Baker seat, it's around 20 G से ऊपर ही फोर्स होता है, 21 के। जो सीट पे आप बैठे थे उसका नाम है, कहाँ की कंपनी है? ये मार्टिन बेकर यूके की कंपनी जी। है एंड मार्क 4 सीट, इजेक्शन सीट is- इजेक्शन सीट का जी। मार्क 4 वर्जन। जी तो अभी तो मार्क 11 के ऊपर पहुंच गया है। जी नए नए जो जहाज है मॉडल एयरक्राफ्ट है उसमें वो है। कहने का मतलब है कि मेरा पोस्चर बिकॉज ऑफ ना पैनिक में, नॉट पैनिक, अर्जेंसी थी, जी है ना, क्योंकि कैनोपी नहीं जा रही, डिसीजन लेना है थ्रू कैनोपी नहीं करना है, कैसे करना है। सर अगर थ्रू कैनोपी नहीं जाऊंगा तो कोई दूसरा चारा ही नहीं था। तो कैनोपी को ब्रेक करके आप ऊपर गए हवा हाँ, में? तो सीट पहले टच की होगी तो कैनोपी ब्रेक हुई, लेकिन किस शेप में ब्रेक होगी वो पता नहीं होता है। और फॉर्चुनेटली चोटें आई लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि तो कैनोपी ऑब्वियसली सही नहीं शेप में टूटी, या जो होल हुआ होगा कैनोपी में वो पूरा नहीं था, तो मेरी बॉडी टच करने से इंजरी। जी हेलीकॉप्टर आया, मुझे पिकअप करके लेके गए। जब एक्सरे वगैरह लिए तो इमीडिएटली तो नहीं पता चला कि डैमेज है कि नहीं, बट जल्दी ना 48 घंटे 72 घंटे के बाद में दोबारा से एक्सरे लेते हैं, जी क्योंकि ये चीज़ जो है ना बाद में थोड़ी मैनिफेस्ट होती, दिखती बाद में एक्सरे थे। जी। तो जब बाद में दोबारा एक्सरे किया तो पता चला कि कंप्रेशन फ्रैक्चर क्या होता है? जो वर्टिब्रा है ना, तो अपने पीठ है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, ठीक जी है? तो D12 और L1 जो लोअर बैक में है नंबर है उसका, जी उसके दो में कंप्रेशन आता है। जी अभी उसमें फॉर्मूला है कि एक तिहाई से 1/3 से ज़्यादा कंप्रेशन है, देन यू आर नॉट फिट फॉर अगेन सिटिंग ऑन द इंजेक्शन, बिकॉज योर बॉडी कैन नॉट गो थ्रू दी सेकंड इंजेक्शन। जी बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, पैरालिसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी तो मेरा थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे था मेरे ख्याल से, बिकॉज डॉक्टर ने काफ़ी टाइम लगाया मुझे क्लियर करने के लिए। प्लस जब डॉक्टर से इंटरव्यू हो रहा था, मैंने पूछा कि भाई कितने चांसेस होते हैं और एक इंजेक्शन के, तो मैंने तो कोई सुना नहीं है, मतलब बहुत कम होता है चांस। मेरा फिर क्लियर ही कर दो, जब नहीं होता है सेकंड वाला तो मेरा ही कौन सा लिखा हुआ है कि होने वाला है। मतलब आपका जज्बा था कि मैं तुरंत फ्लाइंग करूं? हाँ बिल्कुल। इतने बड़े एक्सीडेंट से गुजरने के बाद और आपके साथ इस तरह की घटना घटी। देखो, इसका ना एज अ प्रोफेशनल पायलट, मिलिट्री प्रोफेशनल पायलट का जी। एक धोखा होता है। जैसे तुम मेडिकली डाउन होते हो ना, तो आपकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, अच्छा। इधर उधर के काम करने पड़ते हैं। जी जब मुझे मेडिकली डाउन किया टेम्पररी रिकवरी के इसके चक्कर में, तो किसी ने मुझे बोला कि मेरी मिसाइल स्क्वाड में पोस्टिंग आएगी। जी तो मैंने बोला उधर जाऊंगा तो मेरी फ्लाइंग सफर करेगी, मैं फिट भी हुआ तो भी तुरंत मेरे को वापस नहीं नहीं निकाले। जी उस टाइम में स्टाफ कॉलेज होता था OT में, जी अभी भी उधर ही है, लेकिन जी। एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। जी तो मैं फिर भी फ्लाइट सेफ्टी था, मैंने फटाफट एग्जाम दे दिया कि पास हो गए तो बच जाएंगे, 1 साल के लिए मैं उधर चले जाऊंगा, तब तक तो मेरा फिटनेस आ ही जाएगा। तो जब स्टाफ कॉलेज पहुंचा तो आई वाज स्टिल अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट, आई वाज वन ऑफ दी, नॉट वन ऑफ दी, आई वाज दी यंगेस्ट। और कोई फ्लाइट लेफ्टिनेंट नहीं जाता था ना कोर्स के लिए, जी हालांकि मेरी रैंक आ गई ड्यूरिंग द कोर्स, जी बट आई ज्वाइंड एज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट। जी तो ये बहुत काम में आया एट यंग एज। जब आप ये सारी चीज़ें पहले कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर कोई इंसान, कोई पायलट, कोई ऑफिसर इसके थ्रू जाता है तभी उसको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके, सो दिस एक्सपीरियंस बाद में बहुत काम आया, क्योंकि इसके बाद मैं बन गया डिप्टी फ्लाइट कमांडर। स्टाफ कॉलेज ख़त्म किया, डिप्टी फ्लाइट कमांडर, किसी वजह से फ्लाइट कमांडर नहीं, फ्लाइंग कब शुरू की फिर आपने? फ्लाइंग बस मैं जस्ट जाने से 1 महीना पहले मेरे को फिटनेस मिल गई। कोर्स शुरू होता है जनरली जून में, मुझे अप्रैल एंड या मार्च मई में फिटनेस वापस मिल गई, तो मैं आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे को चलो और 1 साल बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा और फिर पूरा दोबारा से फाइटर फ्लाइंग शुरू करें। तो सर यू हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू रिकवर सो फास्ट एंड रिज्यूम द कॉकपिट अगेन, बट अगर हम जनरल बात करें इन ए स्केल ऑफ 1 आउट ऑफ 10, तो अगर 10 इजेक्शंस होते हैं तो उसमें क्या चांसेस रहता है इन ए स्केल ऑफ 1 to 10, कितने फेटल या कितने मेडिकली अनफिट हो जाते हैं सर एज ए जनरल ट्रेंड इन इंडियन एयरफोर्स सो फार? The percentage is not very high, सर but yes, a lot of people have become medically unfit. सर ठीक है, अगर उस टाइम में मेडिकली अनफिट नहीं है तो साल 2 साल 3 साल बाद उन्हें वो दर्द शुरू होता है, अच्छा, शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। तो इसमें एक बात ये भी है कि इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग, जी ठीक है, यस सर, दैट इज द possible बिगेस्ट to get your medical fitness back. सर।
जो भी मेडिकल, और इसको प्रूव किया कोविड ने, अच्छा जितने लोग चल बसे उस सब ने मेंटली गिव अप किया कि जी मेरा तो कुछ नहीं होगा अभी। जहाँ ये आपके दिमाग में डाउट आ गया, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। सर एक बड़ा सवाल, इंजेक्शन के समय और इंजेक्शन के बाद मेंटल ट्रॉमा कितना होता है? बॉडी तो बियर कर रही है लेकिन मेंटली आप मेंटल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उस सिचुएशन में आपने इंजेक्शन का डिसीजन तो ले लिया, सही था गलत था वो तो बाद में सोचने के बाद ग्राउंड पे आराम से किसी कमरे में बैठ के, ऑफिस में बैठ के तुम कुछ भी बोल सकते हो कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। बट वो जो फ्यू सेकंड्स अवेलेबल है उसमें जो आपने कर दिया तो कर दिया, और आपने जो एक्शन लिए है जी वो आपको जस्टिफाई करने पड़ते हैं इन फ्रंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी होती है। तो ये जहाज जेल बनाता है, जी और जो कैनपी अगर सही टाइम पर चली जाती तो इतना नौटंकी नहीं होती जो मेरे साथ हुई। जी तो उन्होंने बोला कि तुमने ना पैनिक में वो लिवर ठीक से खींचा नहीं। ठीक है, मतलब ब्लेम आपके ऊपर डालने की वो कोशिश तो की। कोई भी चाहे एयर इंडिया 171 हो या मैं हो या कोई हो, पहला विटनेस नंबर 1 हमेशा पायलट पायलट ही होता है। Sir, in और my एक ऐसी चीज है जहाँ पे यू विल बी ब्लेम एंड टू से दैट यू आर इनोसेंट यू हैव टू प्रूव। proof, sir, in one of my podcasts, I said the pilot is the easiest target to be blamed. So, दो चीजें, बिकॉज उसके अलावा किसी और को पता नहीं है और वही करता है जो भी करता है, तो उसको ब्लेम करो। और जो बंदा चल बसा है उसको तो सबसे आसान है, वो डिफेंड भी नहीं कर yeah, पाएगा। correct. So, facing court of inquiry is one of the toughest thing post rejection. Lot of people think यार उससे तो अच्छा मैं हैंडल ही नहीं खींचता, जिस तरह अभी रोज मार रहे हैं मुझे उससे अच्छा एक ही बार पे मतलब मेंटल ट्रॉमा उसके बाद भी है। उसके बाद भी है, फैमिली को भी है, सबको है। जी आपके नियर एंड डियर है, माता पिता है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, शादी हो के सीनियर हो तो बच्चे भी है आपके, तो बहुत सारी चीजें हैं। And sir, not realizing वो जो 3 सेकंड में what that pilot would have undergone दिमाग में, उसकी फैमिली के बारे में, उसके कुछ है। परिवार के बारे में, उसके खुद के सेफ्टी के बारे में, जहाज के सेफ्टी के बारे में, ओवर एंड अबव आप जिस ग्राउंड के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं उस ग्राउंड में भी नीचे कुछ आबादी होगी, सब चीजें उनके बारे में भी सोचना, इन सब के बावजूद एक डिसीजन लेना, दैट टू इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एंड टू प्रूव इट आफ्टरवर्ड्स इफ यू सर्वाइव कि वो सही था, सही था, ये बड़ा टफ है सर। बहुत ज़्यादा टफ है। इसमें ऐसे है ना कि जो 2-3 सेकंड आपको मिलते हैं, आपका तो रिमाइंड हो जाता है पूरा जी। मेंटली ना, जी माँ बाप से लेके बचपन से लेके बिया बीवी बच्चे सब आपके ना फ्लैशबैक चलने में लगता चला है। जाता है। लोग नहीं मानते, हो सकता है उन्हें याद नहीं है, बट ये फ्लैशबैक जरूर उठा है। आपकी शादी हो चुकी थी तब? हाँ, मेरी शादी हुई थी 1990 में, और मेरी पहली वाली बड़ी वाली बेटी मार्च 92 में ना बॉर्न हुई थी, जस्ट अबाउट 6 महीने की थी। और उसी समय उसी टाइम में तो मैं आपको और एक बात बताता हूँ, हर पायलट के लाइफ में ना कहीं ना कहीं ये कोरिलेशन होता है, हाँ जहाँ पे तुम्हारी चीज़ें गलत हो सकती है। शादी के बाद, पहला बच्चे के बाद, ये सारी क्रिटिकल है। जैसे अगर मेरे को सिंपल नॉर्मल इंसान को अगर कंपेयर कराना तो वास्तु के हिसाब से कोई चीज़ें वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, तुम्हारा पीरियड बोलते तुम्हारे समय ठीक नहीं चल रहा है। सो जो पायलट की लाइफ में ग्रह वाला काम है ना, चाहे उसको नाम जो बोले इसको, कुछ घंटों का जब तुम्हारा एक्सपीरियंस होता है, इनडायरेक्टली तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंस के होने के चक्कर में रहता है, जो तुम्हें अननोइंगली हो जाता है। तो वो क्रिटिकल टाइम में तुम अगर कोई नॉर्मल सी भी इमरजेंसी होगी ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। सर एक आप देखना, चाहे आर्मी ऑफिसर हो, नेवी वाला हो, कोई भी हो, हर फेटल के बाद आप देखना, अभी शादी हुई थी, जी अभी बच्चा हुआ था, ठीक है। तो लोग जितना जल्दी समझना चाहे कि भाई मैं उस डेंजर जोन में हूँ, तो मुझे रिस्क लेनी है, तो किसी और दिन, अच्छे वाले दिन मैं डबल रिस्क ले लूंगा, लेकिन इस टाइम में मैं थोड़ा फूक के चलूंगा। जी लोग यहाँ पे थोड़े कम पड़े। सर एक सवाल जो जुड़ा हुआ है इमोशनली भी, आपकी नई शादी हुई थी, बिटिया हुई थी और इजेक्ट आउट हुए, फैटल इंजरी हुई, बहुत सारी मेंटल ट्रॉमा था, उसके बाद इमीडिएटली आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे फिर फ्लाइंग करना है, तो क्या मैम की तरफ से, परिवार की तरफ से दबाव नहीं आया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वाइफ का तो पूरा सपोर्ट रहा है कि जो भी, मतलब उस तो मेरे को घर में कोई सामान भी नहीं उठाने देती, चाहे 1 किलो का हो 10 किलो का, जी
देखो मेरे इंजेक्शन के 1 घंटे बाद तक तो पता ही नहीं था कि मैं जिंदा हूँ। हाँ, ओके और ऑब्वियसली वो लेडी के पास सारे पहुंच जाते हैं, जी। AOC से लेकर सारे पहुंच जाते हैं। जी हर किस्म के लोग थे, कोई अच्छा बात करते हैं, कोई जी। सही सपोर्ट करते हैं, कोई इमेच्योर भी होते हैं। जी लास्ट टाइम तो 2 घंटे बाद पता चला कि बंदा मर गया। जी। अभी उस टाइम में मेच्योरिटी की बहुत जरूरत है। जी नॉट ओनली एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, कुछ भी हो, कोई प्लेन भी। एक्सीडेंट, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, जी हमेशा पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। लाइक जी। सीइंग मेंटल वाला ना, तो पॉजिटिविटी जो है ना, अब जी। एक बंदा जो है बार बार सोचता है कि मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार, वो डेफिनेटली बीमार हो जाएगा। जी अगर एक बंदा है चाहे ठीक है बुखार है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, जी। उसका बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। जो योग है अपना, योगा जी। जो बोलते हैं सर, वो क्या है, माइंड इज कंट्रोलिंग द बॉडी ना। जी। एक तालमेल जो माइंड और बॉडी के बीच में, उसको सही कर लो जी। तो बॉडी बिहेव करेगी। करेक्ट सर। सो मेंटल स्ट्रेंथ है या मेंटल रेजिलियंस है, भाई तुम कितना स्ट्रेस को झेल सकते हो, जी दैट इज व्हाट इज मेकिंग द डिफेंस ऑफिसर और डिफेंस पर्सन डिफरेंट देन अदर। सो मेडिकली डाउन हो गए तो क्या हो गया, मैं वापस आऊंगा, इस सोच के साथ चलोगे तो पक्का आ जाते हो। डॉक्टर को मैंने बोला था कि भाई ठीक है तू बॉर्डर लाइन है, छोड़ दे, मेरे को नहीं करना है। जो फ्लाइंग कर घर रहे वाले मना कर रहे, ये मना कर रहे, वो मना कर रहे। तो जाके ट्रांसपोर्ट एक रहा था, आज एक था। बस ये नहीं, वो मेरा ड्रीम नहीं था। जी मेरा करियर भी कुछ और करना होता मैं सिविल में कर लेता, जी हालांकि पैसे नहीं थे सिविल का लाइसेंस करने के लिए, जी बट बहुत से रास्ते हैं। जी। बट अगर फाइटर में आना है, मिल गए, तो ना पूरा मतलब ऑनेस्टली पूरा जोर लगाना चाहिए कि मेडिकली वापस फिट होके मैं उसी कॉकपिट में बैठ के जो मेरे ड्रीम था उसको पूरा करूं। आपने किया भी सर, बखूबी किया आप एज ए फ्लाइट हाँ, लेफ्टिनेंट। बट तो पहले मेरे को लगा कि शायद मैंने गलती कर दी, सर। तो फिर हमारा दोबारा इजेक्शन हो गया। नहीं सर, तो बट ये सेकंड इंजेक्शन हम सब्सिक्वेंटली आएंगे सर। इसके बीच में आपने व्हाट ऑल यू डिड? 1992 में इजेक्शन हुआ, फिर मैं स्टाफ कॉलेज चला गया। 94 में स्टाफ कॉलेज गया। 95 में वापस आया, मैं चला गया हलवारा। अभी भी आप फ्लाइंग कर ही रहे अभी थे? हाँ वापस फ्लाइंग Regular flying। वहाँ पे बहुत सारी वैली फ्लाइंग की। नॉर्थ की फ्लाइंग अलग है, पहले मैं जोधपुर में डेजर्ट फ्लाइंग होती थी, वो जी। अलग है। इसके प्रॉब्लम अलग है, वैली के अलग है। हम्म, तो जब मैं फ्लाइट कमांडर एज ए डिप्टी फ्लाइट कमांडर था, जी और मेरी 10 साल की सर्विस थी, ये ठीक है। लोग डिप्टी फ्लाइट कमांडर बनते 15-16 साल के आसपास, जी और फ्लाइट कमांडर बनते 1 साल के लिए, जी 1-1.5, कोई 2 साल। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि 10 साल पे ही मैं डिप्टी फ्लाइट कमांडर। सर आप यही नहीं, यू इन दी स्ट्रीक्स आप lot of things you did which were very first for the Indian Air Force right from फ्लाइट सेशन कोई नहीं जाता था, जी। डायरेक्टली स्क्वाड में भी हम ही थे। आप ही थे जी। सर। तो लकीली 6 इयर्स की सर्विस में सबसे पहले तुम कंसिडर होते हो क्यूपाई कोच में, सर। मैं पहले कोच में ही चला गया था। तो जी मेच्योरिटी अपने आप आ जाती जी है, और क्योंकि सारे तुम्हारे से सीनियर है तो सीखने के लिए पूरा मौका। तुम्हारे अलावा हर कोई बंदा तुम्हें सिखा रहा है, ठीक है। ठीक है। तो सीखने के लिए काफ़ी मिल जाता है। तो लोगों का जो एक्सपीरियंस हो तुम्हारे में एब्जॉर्ब हो जाता है। जी मतलब खुद करके एक्सपीरियंस लो, उससे अच्छा 10 लोगों का सुन के एटलीस्ट 5 का तो आ ही जाएगा। adopt आ कर जाए। लो। यस। जी तुम्हारी मेच्योरिटी जल्दी हो जाती है। 10 साल की सर्विस में जब मैं गया डिप्टी फ्लाइट कमांडर, हमने सीओ फ्लाइट कमांडर को बोला भाई तुमने बहुत काम कर लिया, अभी साइड में बैठो, हम चलाते हैं स्क्वाड। जी सो पूरे यंगस्टर्स थे, तो 3 साल खूब दबा के फ्लाइंग की मैंने ना। क्यूएफआई कोर्स करने के बाद जनरली और कोई कोर्स नहीं करते, तो उसी दौरान मेरा फाइटर स्ट्राइक लीडर का ना FCL ऑफिशियल कोर्स होता है, सर। वो कर लिया। वो बना था टफेस्ट कोर्स। And again it is one of the rarest qualification बहुत कम लोग करते हैं to have both QFI and FSL both. वो होता है जामनगर तो साइड में होता था, 6 महीने का कोर्स, जी वेरी लॉन्ग कोर्स, वेरी टफ कोर्स, ऐसे बोलते हैं। जी लॉन्ग का तो मैं कुछ नहीं बोलता, टफ तो ठीक है, Tough होता है। सारा ही कर लिया अभी, जी। डरना किससे। आपको टफ नहीं लगा? ठीक है, मतलब रहता है, बट जितना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। जी तो वो खत्म हो गया। उसके बाद मैं वापस गया स्क्वाड में, खूब सारी वैलिड फ्लाइंग की, लेह में लैंडिंग करना शुरू कर दी हमने। जी और उसके बाद मैं हाशी पोस्टिंग चला गया। हाशी पोस्टिंग चला गया तो मैं पूरा फ्लाइट कमांडर था, जी 3 साल निकाले एज फ्लाइट कमांडर। तो मैंने वॉलंटरी मांगा कि भाई मेरे को कोई दूसरी जगह ही भेज दो, जी क्योंकि स्क्वाड में वही चेहरे वही काम कर करके मैं ही तंग आ गया हूँ। तो उन्होंने मेरे को फिर दोबारा जोधपुर पोस्ट कर दिया। जी तो 1.5 साल फिर मैं वहाँ फ्लाइट कमांडर रहा। सो 10 साल से लेके मेरी पूरी 16 साल की सर्विस तक मैं फ्लाइट कमांडर ही था। जी इतना लंबा टेन्योर किसी को नहीं मिलता। नहीं मिलता सर। इट्स अ वेरी गुड लर्निंग फॉर, जी ठीक है। क्योंकि उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो जाता है कि किसी भी चीज़ को
नामुमकिन को भी मुमकिन करना ना आसान है। इससे क्या होता है, तुम्हारा जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो जब तुम्हें देखता है कि मेरा लीडर कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे डिसीजन ले रहा है, तो उनकी भी मेच्योरिटी बहुत जल्दी हो जाती है। जी So it's a generation that you are training. Not only you are getting experience, जी you are passing on that experience to your subordinates. सर, जैसा हम लोग रिसर्च में देख रहे थे, आप इजराइल भी गए थे ट्रेनिंग के लिए, विशेषकर फाइटर उड़ाने की, या वहाँ? ये मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स है, जी नॉन फ्लाइंग कोर्स है, जी उसके लिए गया था। बट जैसे मैंने आशिमार का टेन्योर खत्म करा, जोधपुर आ गया, फ्लाइट कमांडर था, नाउ इट वाज टाइम फॉर नेक्स्ट रिजेक्शन। 2001 में Again, one of the rarest things, sir. लोग अमेरिका का इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहे थे, जी हमारे यहाँ पे सवेरे सवेरे इजेक्शन हो जी, इट वाज योर सेकंड इजेक्शन। गया। सर, आपकी लाइफ की एक दूसरी बड़ी अप्रत्याशित घटना थी, आपकी बहादुरी जज्बे को दोबारा, एक बोलते हैं ना भगवान परखता है, तो दोबारा इजेक्ट आपने किया। उसकी भी पूरी स्टोरी हमारे दर्शक देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। ओके, ये वाली परीक्षा मेरी थी या भगवान की खुद की थी, मुझे नहीं पता, बट हम दोनों ही पास हो गए। ये इजेक्शन हुआ मिग-23 ट्रेनर में, जहाँ पे दूसरा पायलट भी था मेरे साथ। जी आफ्टर टेक ऑफ ना सडनली इंजन की आवाज़ चेंज हो गई, जी एंड जेट पाइप टेम्परेचर जो होता है वो 820 के करीब मैक्सिमम होता है, वो पूरे 900 के ऊपर पहुंच गया, इंडिकेटिंग कि देयर इज अ फायर, प्लस फायर वार्निंग लाइट भी ऑन हो गई। हमने फिर से इंजन स्विच ऑफ किया और फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट किया। तब तक कितनी हाइट पे थे आप? टेक ऑफ ही हुआ था, जी 200 मीटर जी प्लस क्लाइंबिंग। जी तो आवाज़ चेंज हो गई और फायर वार्निंग लाइट ऑन हो गई, फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट कर दिया, वार्निंग लाइट चली गई। हमने फिर से मतलब इस बार मैंने फिर रीलाइट ट्राई किया, रीलाइट हुआ, फिर फायर वार्निंग लाइट ऑन हो गई, कोई चॉइस नहीं थी बट इजेक्ट करना है। तो इस बार नया ही हो गया। अभी ना देखो, जब दो पायलट किसी फाइटर में होते हैं तो दो में से कोई भी इजेक्ट करेगा तो दोनों ही इजेक्ट होते हैं, बट वो एक Okay. सीक्वेंस फॉलो करते हैं। जैसे जी। पहली बारी कैनोपी हमने मैनुअली किरण में करनी थी जेटिसन, जी। इसमें ऑटोमेटिक होती है। जैसे जी। फायरिंग हैंडल पुल करोगे तो सामने वाला कॉकपिट का कैनोपी जो है पहले उड़ती है, फिर पीछे की कैनोपी, फिर पीछे का पायलट इजेक्ट होता है, फिर आगे का पायलट इजेक्ट। रीजन इसका सर? तो रीजन एक सीक्वेंस है, फ्रंट रियर रियर फ्रंट, Okay. जस्ट टू रिमेंबर द सीक्वेंस। ओके ओके, उसमें ऐसा है कि अगर पहला पायलट का कैनोपी पहले चली जाएगी और जी। पीछे वाले पायलट की पहले चली जाएगी तो ही इज ओपन, जी है ना, कोई उसको सेफ्टी नहीं है। जी उसके बाद सामने वाली अगर इजेक्ट की ना जी। जेटिसन की कैनोपी, हो सकता है पीछे वालों को लग जाए, जी, क्योंकि उड़ के पीछे ही जाएगा पीछे कभी। पीछे की तरफ। जी। तो उसमें एज अ सेफ्टी मेजर, एज अ सीक्वेंस, इट इज ऑलवेज फ्रंट रियर रियर फ्रंट, मतलब Okay. पहले फ्रंट वाली कैनोपी उड़ेगी, जी, फिर पीछे वाली, फिर पीछे वाला पायलट इजेक्ट होगा, फिर फ्रंट वाला। ये ऑटो फ्लो है। ये सारा ऑटो सीक्वेंस है। जी फ्रंट पायलट पहले इसीलिए जाता है क्योंकि जो जब फायर करेगी सीट ना, तो उसमें पीछे कार्ट्रिज फायर होता है जी ना, रॉकेट फायर होता है, उसकी भी फ्लेम निकलती है। जी अगर पीछे वाले बंदे को अगर बाद में इजेक्ट करना है तो आगे वाले की फ्लेम उसके ऊपर आएगी, उसको जल सकता है। जी तो सीक्वेंस इसीलिए फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ये सीक्वेंस हमेशा रहेगा, फ्रंट रियर रियर। एंड सर, जस्ट द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, इसमें जो ट्विन कॉकपिट है आगे पीछे है, आई मीन तो ऐसे एक लाइन में बैठे हुए, नॉट Correct. साइड बाय साइड, जस्ट टू क्लैरिफाई। दो पायलट अगर टैंडम में, वो उसको टैंडम तो कॉकपिट। इंजेक्शन आपने किया था या ट्रेनी ने किया हाँ, था? तो जब हमने डिसाइड किया कि इजेक्ट करना है तो मैंने एक वार्न कर दिया दूसरे पायलट जी। को कि इजेक्ट करना है, जी। दैट ही टेक्स द करेक्ट पोस्चर, एंड उसमें फिर ड्यूरिंग इजेक्शन उसको या किसको सर एटीसी को भी अपडेट करते हैं, मेडे कॉल जो हम बात करते हैं पीछे जो काफी इसमें इतना फाइटर में इतना मेडे नहीं होता है। बिकॉज सामने सब हो रहा है, टेक ऑफ करते ही एटीसी भी देख रही थी, जी कॉल जरूर दी हमने, सारे कॉल्स आ गई, ठीक है, हम्म। क्योंकि ये टाइम ऐसे मेडे कॉल देने के लिए मेरे हिसाब से तो ये नहीं है। Action लेने का ले time। लो, मेडे तो तुम दे दो 2-3 सेकंड फिर निकल जाएंगे, जी। तो क्रिटिकल और क्वेश्चन, जी समटाइम्स यू हैव टू टेक एक्शन फर्स्ट एंड देन गिव कॉल। करेक्ट। तो इसमें क्या हुआ, जब मैंने हैंडल खींचा तो हैंडल निकला ही नहीं बाहर, अच्छा तो दिमाग बहुत तेज भागता है। जी हम लोग बोला अगर इजेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर कहीं जमीन पे ही मेरे को क्रैश लैंड करना पड़ेगा, जी अगर इजेक्ट ही नहीं हुआ तो कोई दूसरा चारा ही नहीं। जी और कैनोपी मैनुअली खोल सकते हैं जी बट टाइम ही नहीं था इतना, जी और 2 पायलट है तो बहुत टाइम वेस्ट होता है।
जी। कम्युनिकेशन के बीच जी। में ना कि मैम तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, और या मैं क्या हाइट कर भी रहा कम थी आपकी ना? हाइट भी कम थी, मतलब हाइट तो इंजन बंद होने से जो गेन कर ली थी 500-600 मीटर, उसके बाद एयरक्राफ्ट वाज डिसेंडिंग। जी। तो डिसेंट में हमेशा रिक्वायरमेंट ऑफ हाइट फॉर इजेक्शन, सेफ इजेक्शन इज ऑलवेज मोर। जी। सो जब ये नहीं गई तो दिमाग तो मेरा ओवर टाइम काम कर रहा था, क्योंकि कोई रोड दिख जाए, कुछ दिख जाए तो कैनोपी तोड़े हैं? कैनोपी इतना टाइम नहीं था। अच्छा, नहीं होता। और इसमें थ्रू कैनोपी इजेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि वो जी। इंटरलॉक है। ओके। जब तक कैनोपी नहीं जाती ये सीट फायर नहीं होती। जी। तो दूसरे वाले को जब तक मैंने कॉल दी तो मेरा पोस्चर थोड़ा ठीक नहीं था, जी। है ना, क्योंकि मैं भी एक्शन ले रहा था कि कैनोपी नहीं जा रही, जी। क्या करूँ। जी। उसने जब हैंडल पुल किया तो सीक्वेंस शुरू हो गया, तो इसके चक्कर में हम सेफ इजेक्शन हो गया। जी। इस बार काफ़ी टाइम मिला मुझे करेक्ट पोस्चर लेके लैंडिंग करने का पैराशूट। बट सिंस मेरा पोस्चर ठीक नहीं था तो मुझे फिर कंप्रेशन हुआ। इस बारी नेक के पीछे ना सर्वाइकल में 4 जो मन के है ना, उसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जी। वो 4 में कंप्रेशन हुआ। ओके। पहले के 2, ये 4 हो गए, मतलब पता नहीं टोटल कितने, लेकिन 6 में डैमेज था। फिर मेडिकल के लिए चला गया। सर, इससे पहले एक सवाल और। अब फिर 3 सेकंड का टाइम था, एक बार आप इजेक्ट कर चुके थे। रेयरेस्ट पायलट इन द वर्ल्ड आप हैं जो 2 बार इजेक्ट करके फाइटर पायलट से निकले। हम लोग भी रिसर्च कर रहे थे, तो इस 2-3 सेकंड में अगेन फैमिली, बच्चा, परिवार सब याद आ रहा था? वो ऑटोमेटिक है, आप जरूरी नहीं कि आप सोचोगे तभी याद है, वो ओके। अपने आप ही चले जाता है, उसके ऊपर तुम्हारा जोर नहीं होता। क्योंकि आपका पहले एक एक्सपीरियंस हो चुका था, तो और भी कंफर्टेबल इसको हम बात इसको हम बात करेंगे कि मौत कैसे सामने आई। यमराज को एक बार आपने कहा तुम वापस जाओ, और दूसरी बार भी कहा कि अब आने की जरूरत नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, भगवान अपनी परीक्षा ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे मुझे बट सारा ठीक ही हो गया, एक्सेप्ट दैट कि सर्वाइकल में थोड़े कंप्रेशन। बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो क्लियर हो ही जाएगा। तो गए हम, मेडिकल वालों ने फिर कर ही दिया क्लियर, दोबारा हम कॉकपिट में आ गए, फिर फ्लाइंग करने लगे फिर आप? फ्लाइंग करने लगे। फिर फ्लाइट कमांडर सर, हैट्स ऑफ टू यू, आपके जज्बे को सलाम। कोई आम इंसान सोच नहीं सकता इतने मेंटल ट्रॉमा से और 2 बार इंजेक्शन के बाद कि फिर फ्लाइंग के लिए जाऊं। किस मिट्टी के बने हैं सर? जिसके लिए आए थे वो काम तो पूरा करना ही है। और फिर उसके बाद मैं सीओ भी बना, उसके बना नाइट फ्लाइंग, नाइट स्ट्राइक स्क्वाड का। तो पूरी फ्लाइंग 90% फ्लाइंग तो हम रात को ही करते थे। बट ये अच्छा था कि रात को फ्लाई करो, कोई दुनिया भर की कोई झिक नहीं होती है। सिर्फ ये कि तुम्हारी फैमिली है, खास करके भाई, वो पूरा टेंशन में वो भी सोती नहीं है। हमारी पूरी नाइट चलती थी। सवेरे जब सूर्योदय होता था उस टाइम में हमारी लास्ट लैंडिंग होती। वो टफ था इसलिए क्योंकि 2 साल कंटिन्यूस चल रहा था जी। और मेरे को तो बाकी एडमिन काम भी करने, तो मैं तो वहीं रहता था स्कॉल में। 10 बजे के करीब घर पे जाके नहा धो के मैं वापस आता। एज ए कमांडिंग अफसर आप वहाँ देख रहे थे? बाकी लोग तो सवेरे चले जाते थे, सो के फिर शाम की नाइट फ्लाइंग के लिए आते थे। बट वो लग्जरी मेरे पास भी थी। तो आप कह लो कि फॉर 2 ईयर्स रात को 2-3 घंटे से ज़्यादा कभी सोए नहीं जी। ठीक है। तो वो जो गंदी आदत, बुरी आदत, अच्छी आदत, जो भी बोलो, आज भी हम 12 बजे के बाद ही सोते हैं, हम दोनों ही। वो उसको भी आदत थी जी। वो फ्लाइंग नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे चक्कर में वो भी जगना पड़ता था। ऑटोमेटिकली हो गया। सुबह कितनी बजे अभी जग जाते हैं? अभी मैं 5 बजे अंदर तक, आपको 1 बजे यार, तो बॉडी यूज्ड हो गई। मैं कहने का मतलब है कि बॉडी विल कंट्रोल, मतलब योर माइंड विल कंट्रोल द बॉडी। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, आप देखोगे कितने पैराप्लेजिक ओलंपिक्स वगैरह में ये क्यों कर पाते हैं सर? बिकॉज भगवान ने उनको कुछ डिसेबिलिटी दी है, बट साथ में मेंटल रेजिलियंस बढ़ाने का भी एक मौका दिया है। सर, इसके तो आप तो ये लोग कर लेते हैं ना, जिसके पैर नहीं वो काम करता है, जिसका हाथ नहीं है पेंटिंग कर लेते हैं, लिख लेते हैं मुंह में पेन या ब्रश पकड़ के। जी जी। सीओ का टेन्योर खत्म हो गया, मैं कमांड में चला गया, उधर भी अच्छा काम, बहुत अच्छा काम हुआ। नॉट कि मैं ये था, बट मुझे समहाउ बहुत एक्सपीरियंस मिला एट मच लेसर या यंगर एज में ना, कम सर्विस में इतने सारे एक्सपीरियंस मिले कि कमांड टेन्योर भी अच्छा रहा। और मे बी एट एक टाइम में मुझे लगा था मैं सर्विस छोड़ के सिविल में चले जाऊँ,
क्योंकि फ्लाइंग खत्म हो गई थी फाइटर प्लेन, तो और कुछ रखा नहीं था उसमें। तब मेरा कोर्स आ गया एनडीसी इजराइल में जाके करने। जी तो और फुल फैमिली अलाउड थे लेके जाना। जी हमने बोला चलो एक ये एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं ना, हर बंदा बोलता है कि इजरायली अच्छा काम करता है, Yes. तो चल के देख ही लेते हैं क्या है। तो 14 महीने का कोर्स था, पूरी फैमिली के साथ गए। फ़ायदा ये हुआ कि पता चला कि हम उनके कंपैरिजन में कहाँ पर हैं। कुछ चीज़ों में वो बहुत आगे, हम काफ़ी पीछे, बट ओवरऑल इतना भी गैप नहीं है कि वो हमारे से बहुत अच्छे हैं, Because, इतना sir, गैप नहीं है। Israeli Defense Force IDF, which we call, is the standards in the world defense system after Americans. यू आर वेरी राइट, बिकॉज वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जी बट उनके ना उनका सर्वाइवल का क्वेश्चन है, इसलिए दे हैव टू बी फिट फॉर सर्वाइवल। Yes, sir. इंडिया बाय नेचर ना वी आर नॉट वेरी अग्रेसिव। जी तो जब तक सामने वाला नहीं करता हम कुछ उसको हम कहते हैं पहले अटैक करेगा फिर जवाब देंगे, जवाब देंगे। बट अब तो नीति तगड़ा चेंज हो जवाब रही है। देंगे, जो हमने अभी सिंदूर में भी दिया, जी। लेकिन हम पहले जनरली नहीं करते। जी So whether be it technologically या फिर उनके tactics, दोनों की बात करें तो they are superior, given the area and the I mean, दे आर सुपीरियर बिकॉज उनकी इन्वेंट्री में स्टैंडर्डाइजेशन काफ़ी है। जी The inventory is very wide. To train one person on more than 2 or 3 systems, it takes a lot of time, effort and money. जी तो लग्जरी हमारे पास नहीं है। प्लस वी हैव लीगेसी एयरक्राफ्ट, उनके पास सारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट, मॉडर्न एयरक्राफ्ट। उनके पास कोई ना बजट का कमी नहीं है। अमेरिका यूरोप काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर हम अपनी कंडीशन देखें, वी आर फार बेटर जी okay. ऑपरेशनली और किसी चीज़ में, बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे मे बी बेटर, आई एम नॉट सेइंग नो, बट ट्रेनिंग में हम कहीं कम नहीं है, एंड सोच में भी हम कम नहीं है, हमारी इंडस्ट्री उनसे कम नहीं है। जी प्रॉब्लम है हमारी ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज बीइंग द डेमोक्रेटिक कंट्री वी फॉलो द प्रोसेस। Yes. वो प्रोसेस को शॉर्टकट कर लेंगे अगर उसको रिजल्ट चाहिए। जी हम लोग रिजल्ट में मानते हैं, लेकिन प्रोसेस के साथ रिजल्ट को मानते हैं। It's the biggest takeaway, sir. I mean, the way you was प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, चाहे आज मैं हूँ चाहे कल कोई आ जाएगा, तो प्रोसेस अगर सही फॉलो किया ना, कोई भी आकर बैठेगा तो भी प्रोसेस के हिसाब से हमारा काम सही होगा। वो लोग क्या करते हैं, प्रोसेस को शॉर्टकट करते हैं, जी वो एलेवन वाला हिसाब में नहीं जाएंगे। अगर बोलेंगे ये टेक्नोलॉजी सही है, इसको करना चाहिए, तो उसको पूरा सपोर्ट कर देंगे। जी बिकॉज उनके उधर सर्वाइवल का ना क्वेश्चन है, तो उसके लिए मापदंड अलग है, हमारी अलग है। बट मैं दोबारा बोलता हूँ, 14 महीने में जो मैंने देखा है ना, हम बिजनेस में उनसे कम है, ना टेक्नोलॉजी में कम है, सिर्फ ये है कि उनको ज़्यादा फ्रीडम है टू चूज़ और टू वर्क। जी ठीक है, हमारे पास वो फ्रीडम नहीं है। अपने पास अनगिनत स्टार्टअप्स है, सर अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, लेकिन प्रोसेस फॉलो करने के चक्कर में हमारी टेक्नोलॉजी जब तक मार्केट में आती है, ऑपरेशनल होती है, वो कम पड़ जाती है। सर एक सवाल और है कि 14 महीने की ट्रेनिंग पे आप गए, उससे आके एयरफोर्स को आपसे आपकी एक्सपर्टाइज को कितना फ़ायदा मिला, और आपने यहाँ उसका एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन में कितना आपका योगदान रहा? एक तो चीज़ मैंने देखी कि वो टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी तरह यूज़ करते हैं, जी तो वो इम्पैक्ट तो मेरे दिमाग में था ही, वैसे भी था, जी बट मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई टेक्नोलॉजी इज समथिंग जो अगर हम एयरफोर्स या स्किल और सर्विस अडॉप्ट करेगी, तो सर्विस विल बी रेडी फॉर नेट सेंट्रिक वॉरफेयर एंड नेटवर्क वॉरफेयर के लिए तैयार हो जाएगा। and तो sir, जो आज अपने जो हाँ। ऑप्शन हुआ वो प्रूव हो गया। जी तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम द कोर्स अब्रॉड। बाकी घूमना उमना तो सब कोर्स करिकुलम में कुछ सिखाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं ठीक है, बट जो कोर सीखना था वो शायद मैंने वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया। and sir, उसको आपने बहुत गेनफुली डिप्लॉय भी किया आफ्टर योर सब्सिक्वेंट टेन्योर्स कमिंग बैक फ्रॉम इजराइल। हाँ, तो इजराइल आने के बाद कुछ महीने में हेडक्वार्टर में रहा, उसके बाद मैं एओसी जोधपुर बन गया। तो जो कमी मुझे वहाँ पे दिखी थी कंपेरेटिवली कि जो हमारे पास कम है, उसके ऊपर मैंने ज़्यादा जोर दिया एट स्टेशन लेवल। जी तो स्टेशन में एओसी इज दी बॉस। कुछ चीज़ें मैं अपने आप कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें कमांड से, कुछ चीज़ें हेडक्वार्टर से पूछ के ही करनी पड़ती। जी बट जो मेरे कंट्रोल में था वो मैंने कर दिया। उसको मैं अम्ब्रेला इफेक्ट बोलता हूँ। अम्ब्रेला इफेक्ट इज़ वेरी सिंपल, कि बारिश में आप जाओगे तो आप उतनी जगह को ही प्रोटेक्ट कर पाओगे जो जितनी अम्ब्रेला बड़ी है। छाता जितना बड़ा है।
ठीक है, तो आप अगर एओसी हो लाइक एन अम्ब्रेला, आप उतने एरिया में ही आपका चेंजेस कर सकते हैं, इफेक्ट। तो अम्ब्रेला इफेक्ट जितना मैं कर सकता तो मैंने कर दिया, ठीक है। जब तक आगे और नहीं बढ़ा तब तक मैंने उतना, मतलब सपना उतना ही देखो जितना आप उसको कन्वर्ट कर सकते। सर एक सवाल और, ऑफ सिंदूर में भारत के शक्ति परीक्षण था जिसको भारतीय वायुसेना ने सर्वोच्च लेवल पे साबित किया, और जो हमारा अपना मेक इन इंडिया ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे बिकॉज ऑफ प्रोसेस है, हमारी टेक्नोलॉजी पे डिले हो जाती है। आप एलसीए ले लो, ब्रह्मोस ले लो, आकाश मिसाइल ले लो, कोई भी इंडियन प्रोजेक्ट ले लो, हमारी प्रॉब्लम है डिले है। और डिले से क्या होता है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, तो हमें आदत हो गई हमारे अपनी सिस्टम को न ट्रस्ट करने की, है ना। जी। तो इससे तो ये वाला अच्छा है, जी ठीक है, अच्छा होगा। बट जब हमने शुरुआत की एंड हम डेमोक्रेटिक कंट्री होने से हमने एक प्रोसेस फॉलो किया, जी तो कोई सीएजी हमें नहीं पकड़ सकता या कोई न ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तुमने इसको फेवर कर दिया, उसको फेवर कर दिया, वो वाली बात नहीं है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोसेसेस के चक्कर में डिले तो होगा, बट कितना भी डिले हो जाएगा, लेकिन ऑफ सिंदूर में इंडियन मैन्युफैक्चर्ड या सम ऑफ द इंडियन डिजाइंड सिस्टम, कॉम्बैट सिस्टम है, उसने इफेक्टिवनेस दिखाई दिया। हमने पाकिस्तान और चाइना के जितने भी उनके एयरक्राफ्ट हो, उनके ड्रोन हो, सारे सिस्टम को आकाश में ही खत्म कर दिया, जिसमें हमारा आकाश मिसाइल है स्वदेशी बना हुआ है। बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को मार सकती है, ठीक है, बट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला ढंग का होना चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे हो कि अरब इजराइल वाली वॉर हुई थी, तो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया थी ऐसे हम नहीं बोल सकते। उसकी ट्रेनिंग अच्छी थी, उसको टैक्टिक्स अच्छी थी, उसकी स्ट्रेटेजी अच्छी थी। तो टेक्नोलॉजी कंपेयर 1 to 1 कंपेयर करने के लिए ठीक है, बट उसको इस्तेमाल कौन करेगा, कैसे करेगा, ये एक दिन का काम ही। अगर आपकी ट्रेनिंग लगातार अच्छी हो रही है, तो जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन आप सडनली ढूंढना नहीं शुरू करोगे। अगर आप खाना बना रहे होगे, सारे मसाले आपकी इन्वेंटरी पर नहीं रहेंगे, तो उस टाइम आप ढूंढने जाओगे कि हल्दी कहाँ है, फिर तो मिलेगी नहीं टाइम पे। अगर टैक्टिक्स तुम्हारी सही नहीं है और कंटिन्यूसली ट्रेनिंग तुम्हारी रिफाइन नहीं हो रही है, तो जिस दिन उसकी जरूरत होगी उस दिन आपको वो आपकी कमी नजर आ जाएगी। अच्छा सर, और एक इस बारी जो हमारा सिंदूर था उसमें दोनों टैक्टिक्स का भी सही इस्तेमाल हुआ है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के अंदर में जो भी कॉम्बैट सिस्टम है उसका सही इस्तेमाल। आई थिंक सर यू आर द राइट पर्सन टू आस्क। मतलब जब हम इसराइल की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एंड इसराइली आयरन ड्रोन की बात करते हैं, आप इसराइल में भी रहे और ड्रोन का आप खुद एक स्टार्टअप चला रहे हैं सर, एंड द ड्रोन हैज़ बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड ऑपरेशन सिंदूर में। डू यू इनविसाज एनी आयरन ड्रोन टाइप कंसेप्ट फॉर इंडिया इन फ्यूचर? कंसेप्ट भारत के लिए पहले से एटलीस्ट फॉर द कैपिटल एरिया वाज देयर। तो विद दिस ऑफ सिंदूर एंड लिटिल उससे पहले जाओगे तो बालाकोट के चक्कर में ये महसूस हो रहा था कि हमें चाहिए ऐसा ना सिस्टम कि जिसमें रिएक्शन टाइम कम भी मिले तो भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते। तो अभी आई थिंक कल ना पीएम की उस पर भी था सुदर्शन चक्र की सर, yes. इट इज समथिंग सिमिलर टू क्रिएटिंग अ डोम। इजराइल की तरह पूरे बॉर्डर को हम सील कर देंगे। इंडिया का बॉर्डर बहुत लंबा है, इधर छोटा स्टेट है, सब कुछ पॉसिबल है। इंडिया के लिए थोड़ा क्वांटम इज वेरी हाई, क्वांटिटी रिक्वायर्ड विल बी वेरी हाई, कवरेज रिक्वायर्ड विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो हमारा प्रोसेस बिल्ड again it will be a little slow, but we are moving towards creating a similar system like an iron dome, ताकि ना जो सबसे बड़ी थ्रेट which is emerging now is through drone सर। ड्रोन जरूरी है कि वहां से आएंगे। जो टेररिस्ट टिफिन बॉम्ब लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वही टेररिस्ट यहीं से एयरबोर्न करेंगे ड्रोन को। तो अगर यहीं से करेंगे तो हमें इतना रिएक्शन टाइम शायद नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इट्स अ थ्रेट एंड पीएम के हिसाब से जो थ्रस्ट दे रहे हैं अभी टू क्रिएट समथिंग सिमिलर टू दी इजरायली आयरन ड्रोन सर, वो हो जाएगा। हमारे पास काबिलियत है, सोचने की शक्ति है, और जो हमने सोचा उसको कन्वर्ट करने की इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी भी है। अभी कहीं कहीं नहीं है, वो तो नहीं है तो पूरे देश में ही नहीं है, ठीक है। और नॉट ओनली इंडिया में, बहुत सारे देशों में नहीं है। चाइनीज़ कंट्रोल कुछ चीज़ें हैं जो हमें टाइम लगेगा बिल्ड करने के लिए।
And sir, हम हम यू टॉकिंग ऑफ सिंदूर सर, तो सिंस बालाकोट से लेके सिंदूर तक एयरफोर्स itself has evolved in 5 years and there has been a huge shift in the kind of approach. How do you overview that sir from an air force, I mean seasoned aviator के नज़र से? जैसे राकेश जी ने पूछा मुझे ना कि इजराइल से क्या सीख गया। हाँ I told you technology is something which we must integrate to fight a war in a very resource-centric environment. So 2015 में around that time ना when Air Chief Marshal Dhamma was the chief, we had a talk and then he said you do the study and look at the modernization of Air Force in terms of process re-engineering and introduction of new technologies at lower level. So तब से हमने शुरू किया था एंड एक हमारे इसमें विजन था कि एक सिस्टम ऐसी बनाएंगे प्लानिंग टूल कि जो इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम प्लानिंग कर सकते हैं। पहले के ज़माने में ना थोड़ा टाइम लगता Coordination. प्लानिंग में ये करने में ना, अगर 100 एयरक्राफ्ट की स्ट्राइक प्लान करनी तो मुझे 1 हफ्ता चाहिए पूरा प्लान करने के लिए। बट 2015-16 में जब हमने रिकमेंड किया कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए वो ऑटोमेटिकली हमें सब बता देगा। उस सिस्टम को हमने अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, वो तुम्हें बता देगा A, B, C जो ऑप्शन है। देन एज अ कमांडर और एज अ सर्विस वी कैन चूज विच ऑप्शन। Decision making becomes final. सपोर्ट टूल Yes, sir. तो उसको बनाने के लिए हमें 3-4 साल लगे, बट इन अ रिकॉर्ड टाइम इट वाज बिल्ट एंड फॉर्चुनेटली Of Sindoor. was shown this when he visited केवड़िया। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड केवड़िया नियर बड़ौदा। Sir. यहाँ पे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पीएम को ब्रीफ किया था। तो आई डोंट नो वेदर ही रिमेंबर्स दैट और नॉट, या किसी ने उनको ब्रीफ किया है कि नहीं, बट जो 2015-16 में हमने सोचा था उसका टेक्नोलॉजी का फायदा अभी मेरे ख्याल से Of Sindoor में। नॉट प्रीवी टू एनी ऑफ दिस थिंग, हम्म। बट जिस हिसाब से हमने प्लान करके एग्जीक्यूट किया उसका result हम सिंदूर में देख रहे हैं, sir. सो गिविंग यू लॉट ऑफ इनपुट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। ये भी नहीं मैं आपको मतलब जो एक इंडियन एयरफोर्स ऑटोमेशन सेल बोल के मैंने चीफ ने बोला था तो सेट किया था। सर। तब से लेके अभी तक एयरफोर्स इज ओनली सर्विस विच इज पेपरलेस। हमारा सारा काम पूरे इंडिया में पेपरलेस। पूरा सारा एयरफोर्स के काम पेपरलेस। The concept of e-office was introduced by you, sir? हाँ मैंने मतलब कंसीव किया था, इम्प्लीमेंट किया था, Sir. रोल आउट किया मैंने रिटायरमेंट के बाद, बट जो प्लानिंग वगैरह सारी की थी and जो प्रोटोटाइप टेस्टिंग थी बिफोर आई रिटायर्ड वो सारा कर लिया। फॉर्चुनेटली आई जस्ट केम टू नो दैट नेवी हैज आल्सो नाउ Coming on. सेम रूट। Okay. मैं चाहता हूँ कि अगर आर्मी भी करे, Sir. इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट आर्मी इन ऑफिस एनवायरनमेंट, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका फायदा कहाँ हुआ, जो हम थिएटराइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, Yes, sir. एक सर्विस ई ऑफिस में एक मैनुअल पे है, कभी भी मेल नहीं, Integration नहीं हो जी। पाएगा सर। तो बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेस ग्रास रूट लेवल, तभी जाके टाइम तो लगेगा, वो थिएटर कमांड बनने के लिए टाइम लगेगा। सर उसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इंटीग्रेशन की बात करें सर, यू हैड अ वेरी सक्सेसफुल टेन्योर विद इंटीग्रेटेड डिफेंस सर्विसेज ऑल्सो, तो जो हम आज के डेट में थिएटर कमांड कर रहे हैं सर, एंड विच विल सून बी अ रियलिटी, हाउ डू यू सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन, वेदर वी वेयर डूइंग दैट या फिर जो प्रेजेंट कंसेप्ट है वो विल बी दी बेटर फ्रूट इन फ्यूचर? देखो इसमें ना बस ये मेरा पूरा पर्सनल ओपिनियन, ऑफ कोर्स सर, पर्सनल ओके, इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, इट हैज नथिंग टू डू विद एयरफोर्स आर्मी और नेवी, बट एज अ ट्रू प्रोफेशनल हमें ना जॉइंट ऑपरेशन एंड कंबाइंड ऑपरेशन ये दोनों में कंफ्यूजन है। जॉइंट ऑपरेशन होता है जब अगर आप नेवी, एयरफोर्स और आर्मी है, हम तीनों मिलके एक कॉम्बैट यूनिट तैयार करते हैं या एक स्ट्राइक प्लान करते हैं, चाहे ग्राउंड हो चाहे एयर से हो, कुछ भी हो, when तीनों एलिमेंट बैठ के एक टेबल पे जब हम प्लान करते हैं, दैट इज जॉइंट ऑपरेशन। कंबाइंड ऑपरेशन क्या होता है, तुम सी में हो, ये राजस्थान बॉर्डर पे, मैं हलवारा में हूँ, हम तीन कोऑर्डिनेट करके कंबाइंड स्ट्राइक कर, कोऑर्डिनेट करके मैंने अपना प्लान बनाया, आपने अपना बनाया, एक भी बनाया, बट कोऑर्डिनेशन में बनाया कि भाई जब तू ये करेगा तो मैं क्या करूँगा, जब तू ये करेगा तो मैं क्या करूँगा। ये कंबाइंड ऑप्स है। जॉइंट ऑप से जब तीनों मिलके प्लान करते हैं दैट इज जॉइंट ऑपरेशन, एंड कंबाइंड ऑपरेशन इज नॉट जॉइंट ऑपरेशन।
व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन थिएटर कमांड इन जॉइंट ऑपरेशन, तीनों एक साथ बैठ के तुम अपनी बीन बजाओ या अपना ढोल पिटेंगे, कभी म्यूजिक निकलेगा नहीं उसमें से। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ पोअर अंडरस्टैंडिंग इट इज़ लीडिंग टू डिलेज इन थिएटर। theater command and chaos. मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज कि जब हमारी जेब भरी हो ना, सर हम तीनों को चीज़ें दे सकते हैं। अगर एयरफोर्स के पास अपने 42 स्क्वाड नहीं है सर तो आर्मी को कैसे अलॉट कर देगा, थिएटर कमांड में कैसे अलॉट कर देगा? सर मेरे पास एक चीज़ है जो मैं 24 घंटे यूज़ कर सकता हूँ, थोड़ा आपके लिए थोड़ा आपके लिए, मतलब कुछ नेवी के लिए कुछ आर्मी के लिए। अगर मैंने आपको नेवी को कमांड को दे दिया या आर्मी कमांड को दे दिया, वो तो देने नहीं वाला है दूसरे कमांड को। नहीं So it will be suboptimal utilization of the limited resources. Unlimited resources क्या है? Aircraft today is the most limited. नेवी का मुझे फायदा नहीं है उसकी ना शिप का। Naval ship will always be used by Navy only. नेवी ओनली। Army assets will be used only by Army. दोनों के पास एयर आर्म है, बट एयरफोर्स के पास ना तो मेरे को टैंक की जरूरत है ना शिप की जरूरत है। तो क्या होगा, एयरफोर्स के असेट्स बढ़ जाएंगे एंड जरूरी नहीं कि सारे एक साथ यूज होंगे। एयरफोर्स की खासियत क्या है, मैं जामनगर से एयरक्राफ्ट एयरबोर्न कराऊंगा, मैं जोधपुर से कराऊंगा, सिरसा से कराऊंगा, ग्वालियर से, हर बेस से 2 जहाज करके मैं 50 जहाज एक टारगेट पे भेज सकता हूँ। ना आर्मी कर पाएगी ना नेवी कर पाएगी। ठीक है, ये ना इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल, जी ये अंडरस्टैंडिंग आई एम बीइंग वेरी वेरी फ्रैंक एंड इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। राइट सर। थिएटर कमांड बनाना है, पीएम डंडा मार के करवाएगा तो ठीक है, अदरवाइज उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज हम तैयार नहीं है। आप दिल की बात करते हैं और मैं प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, दिल की बात करता तो शायद दे देता, अब दिलदार आदमी। जी अभी हम बात करेंगे सर आपके सेवाओं के लिए और जिस तरह आपने देश के लिए काम किया, वायुसेना के लिए काम किया। अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से आपको सम्मानित किया गया है। बड़े गौरव की बात है कि हम आपके साथ बैठे हैं, आप हमारे सामने इस पॉडकास्ट में बैठे हैं, तो इसके बारे में आपके 2 शब्द। देखो, एवीएसएम और वीएसएम काफी लोगों की जी ठीक। जब हम पायलट ऑफिसर थे, मैं और मेरे कोर्समेट ने डिसाइड किया था कि हम कभी भी कोई अवार्ड नहीं देंगे, जी बिकॉज एज ऑफिसर आई एम सपोज टू वर्क लाइक, तो मैं किस चीज़ का अवार्ड मांगूंगा? सो आई डोंट नो वेदर राइट रॉन्ग, मेरा नाम 2 बार पहले भेजा था और मैंने उसको रोक दिया था। मैंने बोला जब खुद आपने रोक दिया? हमने रोक दिया बिकॉज हम उस फिलोसफी में बिलीव नहीं करते। जी तो पहला अवार्ड बीएसएम का जब मिला तब मैं इजराइल में कोर्स कर रहा था और पीछे से इन्होंने मुझे दिलवा दिया, मतलब आपको दिलवाया गया? तो वो गलत बात है। जी क्योंकि एज एन ऑफिसर, एज अ ट्रू प्रोफेशनल, आई शुड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन वर्क। इट्स अ गुड थिंग टू ना रिकग्नाइज सम गुड वर्क, ओके, उसके बारे में अच्छी बात करो, सब करो, सही है, ठीक है, बट सिर्फ मेडल दे के उसको ख़त्म करो इज नॉट। अब हम बात करेंगे अति विशेष सेवा मेडल। तो एज एओसी हमने जो काम करना था मैंने करना था, मैंने कर दिया। उसमें कोई बहुत सारे एओसीज है, हर बंदा सर बहुत लिमिटेड एओसी को मिलता है पूरे हिंदुस्तान में, चुनिंदा, और उसमें से आप एक रहे। तो आपकी ये हम बात करें ना जमीन से जुड़े हम्बलनेस है कि आप इसमें यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा था, रिकग्नाइज करना अच्छे काम को अच्छी बात है, बट उसी के लिए unknowingly you are creating a competition between people, which sometimes if you are not very mature na, it goes out of hand. सर और इफ यू Not only in Air Force, Army, Navy, सिविल में भी यही हाल है। सर जहाँ कंपटीशन है वहाँ गला काटने के लिए इधर उधर जाएंगे या प्रोजेक्शन के लिए शुरू करेंगे। जी नॉट ये नहीं बोल रहा कि 100%। सर आप आश्वस्तवादी हैं, हर चीज़ों को मुखर होकर बात करते हैं। अग्निवीर योजना सेना के लिए कितना लाभकारी है? देखो, अग्निवीर इज जैसे कंपलसरी सर्विस है इजराइल में और काफ़ी देशों जी में, तो ये अग्निवीर ना ऑलमोस्ट उस तरह का ही कॉन्सेप्ट है। वहाँ जनसंख्या कम है, यहाँ तो यहाँ पे संख्या ज़्यादा है, जी। संख्या ज़्यादा है, बट इनडिसिप्लिन भी उतना ही है। जी तो इट इज़ गुड कि 4-4 साल आके अग्निवीर थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ हो जाए, जी हर एक को मौका भी मिले देश सेवा का। नॉट कि बाहर देश सेवा नहीं हो रही है, जी जो ना स्वच्छता अभियान चला रहे या कर रहे हैं वो भी देश सेवा में ही लगे हुए हैं।
बट एक जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो सिर्फ फौजियों को ना ज़्यादातर लोग सोचते हैं, फौजी कभी नहीं सोचता है। फौज सोचते हैं अगर देश सेवा है तो मतलब फौज में ही जाओ तो देश, ऐसे नहीं है। तो अग्निवीर का एक्सपीरियंस 4-4 साल के लिए अगर लोगों को देंगे तो एट सम स्टेज द डिसिप्लिन लेवल ऑफ द होल कंट्री विल बी बेटर देन व्हाट इज टुडे। एक तो वो चीज़ है। और यंग लोग अगर फौज में होंगे तो अच्छा काम करेंगे, जोश के साथ करेंगे। 12 घंटे में जो पहले थक रहा है वो 14 घंटे में थकेगा, 2 घंटे का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे देगा। ऐसी नॉट कि 10-12 में कोई थक जाता है, राइट बट ऐसे ही बता रहा हूँ कि प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी रहेगी, जी अच्छे देश के नागरिक होंगे, उनका डिसिप्लिन जो उनमें आ गया है कैरेक्टर में, जी वो सिविल में जाके जब नौकरी करेंगे उसमें उन कंपनी को भी फायदा हो जी या दूसरी सर्विस को फायदा हो। जी तो जी तो अग्निवीर का जो ट्रेनिंग पीरियड है उसका 4 महीने का है, तो उसको इतना पूरा हमने ट्रेनिंग अपनी उस हिसाब से टेलर मेड करनी पड़ेगी कि 4 महीने में उनको सही सिखा दें। जी And sir, what we can see from your अपना write up में sir, we seen कि you met with a very I mean dangerous car accident also in Gujarat somewhere sir. थोड़ा उसके बारे में highlight करेंगे। Posted in 2006 in Gandhinagar. I stay in Delhi, अपना अहमदाबाद एम्प्लॉय रहता था, तो सवेरे सवेरे में निकल जाता था 6 बजे ऑफिस के लिए। उस दिन मैं निकला और हाईवे में किसी ना somebody was drunk और उसने आके साइड से मेरे को फुल स्पीड में 70-80 की स्पीड में ठोक, सामने से नहीं साइड से, Side. रोड क्रॉस कर रहा था, वो स्पीड ब्रेकर को छलांग लगा के 70-80 की स्पीड पे आके सीधा मेरी तरफ ड्राइवर की तरफ लैंड कर, मैं राइट से था, जी। तो मेरे अंदर घुस गया। तो इट ब्रोक वन ऑफ माय ना एक रीढ़ की हड्डी उसमें भी डैमेज हो गई थी। सर मतलब आपका मेजर अटैक हमें लगता है रीढ़ की हड्डी से लेके स्पाइनल कोड हाँ। पे लगातार होता रहा है। डीट है। सर एक बोलते हैं ना फौज में ऑफिसर शुड बी स्ट्रांग विद स्पाइन, तो आई थिंक पूरी कयामत आपकी स्पाइन तोड़ने के पीछे लगी हुई है सर। बट कोई नहीं, मैं दोबारा 6-8 महीने लगे मैं रिकवर हो गया। सर अब हम चौथे एक्सीडेंट की बात करेंगे और इंसिडेंट जो मौत का सामना हम बात करते हैं ना फौज में तो चलता है, अब इसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी हुई आपका और उससे भी आप निकल के आए। और ही मतलब कहानी है। जी जितना मॉडर्न इक्विपमेंट आता है मेडिकल में ना, जी तो चीज़ जो पहले होती है शरीर में ना जी जो दिखती नहीं है वो सडनली दिखनी शुरू हो जाती है। अच्छी बात है, जी क्योंकि मेरा हार्ट में ना एओर्टिक वाल्व में कैल्सिफिकेशन हुआ था। जी। एओर्टिक वाल्व एक ही होता है, जी वो बड़ा है, 1 इंची पाइप होता है ना अपना, जी। इतना बड़ा है। जी तो उसमें कैल्सिफिकेशन के चक्कर में ब्लड फ्लो कम हो गया था, बहुत जी। कम हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो रिप्लेस करना पड़ेगा एंड उसकी ओपन हार्ट सर्जरी से ही होता है। अभी नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डू दी सर्जरी। जी उस टाइम में भी था बट इंडिया में इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं होता। जी एंड ओपन हार्ट सर्जरी का जो डॉक्टर ने मुझे और मेरी वाइफ को काउंसलिंग किया था, जी तो ओपन हार्ट में ही ठीक था, बिकॉज वाल्व इतना हार्ड और कैल्सिफाई हो गया था कि इसको ऑलमोस्ट तोड़ के ही उसको निकालना पड़ा। And उसकी एक डेंजर ये भी रहता है कि अगर उसका कोई पार्टिकल ब्लड फ्लो में चला गया और ब्रेन में जाके अटक गया तो फिर ब्रेन हैमरेज, यस तो आफ्टर दैट अभी भी आप रिटायरमेंट के बाद भी 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। देखो, जब मुझे पता चला कि मेडिकली मैं डाउन हूँ, परमानेंटली हूँ, तो मेरा एवेन्यूज फॉर प्रमोशन तो बंद हो गए। जी तो 4 साल पहले मेरे को रिटायर होना था 56 की एज पे इंस्टेड ऑफ 60, अगर सही चलता जी गया तब। जी तो मैंने 4 साल में वेस्ट करने वाला, उससे अच्छा मैं डबल टाइम काम करके, तो मैंने ये फिर काम शुरू किया था। ना जब मेरे को पता चला मेडिकली डाउन है तो मैंने फिर एक्स्ट्रा वर्क करना चालू कर दिया था, और जो मेरी प्राइमरी ड्यूटी है उसके अलावा भी काम शुरू किया था। एंड दैट इज हाउ सेफ्टी ऑटोमेशन साइट एस्टैब्लिश्ड। आफ्टर योर ओपन हार्ट सर्जरी यू वेंचर्ड इनटू दिस। नो, आई कंटिन्यू, उससे पहले शुरू कर दिया था सर बट जी। मेरे को पता था मेरी हार्ट नहीं सर, व्हाट आई ब्रिंग फॉरवर्ड इज कि इतने मेडिकल कंडीशन के बावजूद आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट पे उसी डेडिकेशन के साथ काम करके उसको फुलफिल किया। जब डॉक्टर ने बोला सर्जरी करनी पड़ी तो मेरे को फिजिकली ऐसे कुछ लग नहीं रहा, हाँ बट जब डॉक्टर ने समझाया तो फिर मेरे को डिसीजन की सर्जरी करी है। so you undertook the project of automation cell and made it successful also. हाँ, मतलब कैसे मैंने बोला था कि आप देखोगे ना, कोई भी स्टडी होती है वो किसी के नाम पे होती हाँ जी है ना। तो जो स्टडी ऑर्डर की थी वाइस चीफ एंड चीफ ने, वो मेरे नाम पे था। तो मैं पहले ही बोला था कि भाई ये स्टडी मेरे नाम पे नहीं होगी, तभी मैं करूँगा, तो नहीं करूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कुछ तुम्हारे अगेंस्ट में
तुम्हारी विचारधारा के अगेंस्ट में होते हैं कुछ लोग, जी वो तो होने नहीं देंगे, है ना। ये नॉर्मल टेंडेंसी है, हाँ। मतलब कोई माने ना माने, वो तो हमेशा होता ही है। जी कौन से पीएम मोदी को अच्छी तरह काम करने दे रहे हैं, उसके Yes, sir. अगेंस्ट भी तो बोल ही रहे हैं ना। तो मैं कौन सा इतना उससे बड़ा हूँ कि मेरे अगेंस्ट पे कोई नहीं हो। Yes, sir. तो अगर ये स्टडी फेसलेस रहेगी तो उसके चांसेस है इम्प्लीमेंटेशन के ज़्यादा, एंड आई वाज राइट। वो स्टडी अभी भी चल रही है, बिकॉज वो कोई खाने बनाने की रेसिपी नहीं है कि बस खत्म हो गया तैयार हो गया, ऐसे नहीं है। मॉडर्नाइजेशन इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, वो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए मैंने सेल ऑटोमेशन सेल एस्टैब्लिश किया था कि मेरे बाद भी लोग देखते रहेंगे कि क्या नया करना, तो करते रहेंगे। जो चीज़ मैं की वो फिर पुरानी हो जाएगी, कोई और नया। सर एक और सीधा सवाल, आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अपनी बातों को सीधे सामने से रखते हैं, फौज में आपको दिक्कत नहीं है, आप उस स्टार ऑफिसर भी बने, एयर अफसर कमांडिंग बने, एओसी बने, नहीं, मैंने आपको पहले बोला था, इफ यू आर प्रोफेशनली स्ट्रांग एंड ऑनेस्ट तो तुम्हें किसी के डरने की जरूरत नहीं। थैंक यू तो भगवान ने दो रास्ते बना ही रखे, कोई चूज कर ले, इधर जाना है मेरे को या उधर जाना है। थैंक यू सर। सर तो 35 इयर्स के आपके मिलिट्री एज एन एविएटर एंड द स्ट्रेटजिस्ट इन इंडियन एयरफोर्स, आप में अभी भी इतना जज्बा बचा था कि रिटायरमेंट के बाद यू वेंचर्ड इनटू सिविल वर्ल्ड, नॉट ओनली रिवाइव्ड इंस्टीट्यूट बट आल्सो स्टार्टेड 2 स्टार्टअप्स ऑफ योर ओन। सर थोड़ा सा आप लाइक देंगे? रिटायरमेंट के बाद मुझे एक ऑप्शन आया था, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है गांधीनगर गुजरात में। मेरा कुछ इंटरेक्शन हो गया था, तो दे सेड कि सर हमें भी डिफेंस तो कुछ शुरू करना है, तो आप ज्वाइन करोगे क्या। ये जस्ट कोविड से पहले था, और फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली मैंने ज्वाइन किया और उसी महीने में कोविड हो गया, पूरा लॉकडाउन हो गया। तो मैं 1 साल वहाँ पे ऑलमोस्ट फंसा रहा। 1 साल वहाँ ख़त्म होने के बाद जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने बोला कि हमें नया कैंपस शुरू करना है दिल्ली में, तो आप जाओगे क्या। मैंने नया कैंपस शुरू करना है, हमने तो बड़े बड़े काम कर रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं है। उसमें चैलेंज था कि इट वॉज विद दी पुलिस, हाँ उसका जो पूरा कंट्रोल और इंस्टीट्यूशन ही पुलिस का था, हाँ जी इसको कन्वर्ट करना था एनएफएसयू दिल्ली कैंपस में। जी मेरे को भेजा गया, 3-4 महीना लिए उसको, हमने ये से एज अ एजुकेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कन्वर्ट कर। दिक्कत नहीं आई? दिक्कत तो बड़ी है, किसी से तुम छीन लोगे तो दिक्कत तो आएगी, क्यों नहीं है वो तो। बट हमसे भी मतलब एयरफोर्स में यही तो सीखा है हमने कि करना है तो करना है, अगला खुशी से करे तो उसकी मर्जी है, दुखी करे करना तो है। तो आपने मैंने all, इंस्टीट्यूट सर फुल्ली रिवाइव करके मैं किया, 2 सेमेस्टर चलाए, सर एंड फिर मैंने बोला अभी मेरा काम नहीं है, तो फिर मैं वहाँ से छोड़ दिया। तो जब मैं आईडीएस में था तभी काफ़ी इंडस्ट्री से इंटरेक्शन था, लोगों को पता चला होगा, पता चल जाएगा बंदा रिटायर कर गया। तो काफ़ी सारे स्टार्टअप वाले मेरे पास आए, तो स्टार्टअप्स को मैंने मेंटरिंग करना शुरू कर दिया। सर मैं तो पैसे तो दे नहीं सकता उसको, ना ही उसको कोई ऑर्डर दे सकता। सिर्फ व्हाट आई अंडरस्टूड देयर प्रॉब्लम है कि उनको ये नहीं पता कि क्या बनाना है, और ये उनका जो आइटम है वो कौन यूज़ करेगा। तो मैं उनको धीरे धीरे कनेक्ट करना चाहिए कि भाई तेरी अगर ये टेक्नोलॉजी है तो ये नेवी में यूज़ होगी, ये वाली आर्मी में, तो तुम वहाँ जाओ उनसे बात करो। जी तो उनको एक डायरेक्शन मिला, जो पहले अंधेरे में ये है ना। जी तो कैसे होता है कि अपना बच्चा अपन को बहुत प्यारा होता है, जी जो स्टार्टअप एक इनोवेशन करता है उसको लगता है कि उसके अलावा कोई और है ही नहीं, जी बट प्रैक्टिकली रियलिटी में ऐसा होता नहीं। तो उनको लाइन पे लाना मेरा एक जो मेंटरिंग का मिशन था वो अभी भी चल रहा है। जी जब ये कर रहा था तो मुझे लगा कि ना इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, और बाहर की कंपनियां और बाहर के लोग जो है ना वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट उठा रहे हैं जो हम खुद ही कर सकते हैं। इसलिए फिर मैंने अपनी कंपनी लॉन्च की। तो मैंने वो एक कंपनी जो है वो पूरा सॉफ्टवेयर और उसकी तरफ ध्यान देती है, मेंटल हेल्थ की तरफ। जी दूसरी कंपनी है जो ड्रोन पायलट ट्रेनिंग है उसके लिए है, और ड्रोन फॉरेंसिक लैब के लिए। जब मैं एनएफएसयू में था वहाँ पे मैंने ड्रोन फॉरेंसिक लैब शुरू किया, बिकॉज मुझे पता है कि आगे चल के ये पुलिस वालों को सबसे बड़ी सिरदर्दी ड्रोन के थ्रू। जी यानी फिर सीधा पंजाब बॉर्डर ना सारे ड्रग्स और ये वाले करेक्ट वहीं से आ रहा अक्रॉस द बॉर्डर इज नाउअडेज बाय ड्रोन। सीआरपीएफ बोलो, बीएसएफ बोलो, दे आर हैविंग अ टफ टाइम। जी पर सिर्फ पकड़ के उसको 100 में से अगर 90 भी हमने पकड़ लिए तो 10 तो निकल आए ना। जी तो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो ड्रोन फॉरेंसिक लैब में ही पता कर। जी इसलिए मैंने वहाँ सेट किया था, सिंस इट्स अ न्यू फील्ड तो काम धीरे धीरे चलता है। सर मैंने चलो एक मैं भी लॉन्च कर देता हूँ, ताकि अगर कोई प्राइवेट वाला बंदा है उसको कुछ करना है तो मेरे पास है। जी तो ड्रोन फॉरेंसिक लैब एक एनएफएसयू में भी है, मैंने शुरू किया।
सर एज एन यू हैड ए मिलिट्री कैरियर, देर आफ्टर अपना पर्सनल आपने अपना वेंचरिंग किया है एंटरप्रेन्योरशिप. इन प्रेजेंट डे लॉट ऑफ ऑफिसर्स शॉर्ट सर्विस रिटायर हो रहे हैं सर. एज एन सीनियर पर्सन और सीनियर ब्रदर, व्हाट डू यू एडवाइज देम टू लुक आउटसाइड द सिविल वर्ल्ड? उनको खुद का स्टार्टअप करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए, और टू बिल्ड सी देमसेल्फ इन दी वर्क? देखो, अगर एयरफोर्स से आर्मी नेवी से कोई भी ऑफिसर वॉलेंटरी बाहर जा रहा है तो उसको तो सोच समझ के बाहर निकलना चाहिए. बिकॉज अगर बाहर निकलना है तो 9 to 5 वाला काम करने से कुछ नहीं होगा. सिर्फ बेटर कि फौज में ही रहो. जब तक फौज तुम्हें सुपर एनुएट नहीं करती वहीं पे रहो. अगर सुपर एनुएट करना है, तुम नॉर्मल सुपर एनुएट करो तो तुम्हारी रेजिडियल सर्विस कम रहती है ऑफिसर्स की बात. सर ठीक है, तो दैट इज नॉट गुड इनफ फॉर यू टू किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करो. जब तक तुम चमक जाओगे और रिटायरमेंट टाइम आ जाए. जॉब हैज गॉट लिमिटेशन बट फिक्स्ड इनकम है, बट बहुत सारी इनकम नहीं होगी. देयर विल बी रिस्ट्रिक्शन कि तुम्हारा पेंशन का क्या होगा, नहीं होगा. तो उसमें तुम्हारा माइंड जितना एक्सपीरियंस फौज में उनमें मिला है, जितने आइडिया तुम्हारे पास है, इट इज़ बेटर टू डू योर ओन वर्क. सर बिजनेस शुरू करो, कोई आइटम पकड़ लो. बिजनेस इज सो वाइड ओपन. स्टार्टअप्स को जो प्रॉब्लम आ रही है वो तुम्हें नहीं आएगी बिकॉज तुम मेच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस है. दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट एडवाइस सर. You can continue to work after 60 years of age. करेक्ट. Yes. That is most important. सर आप 4 बार जिंदगी की लड़ाई जीत चुके हैं, मौत को हरा चुके हैं, लेकिन अब हम आपके ऊपर रैपिड फायर करने वाले हैं, लगातार प्रश्नों की बारिश करने वाले हैं. इससे आप कैसे बचते हैं? सबसे पहले विनीत सर. सर फाइटर जेट यू मिस द मोस्ट? MiG-27, MiG-23 और किरण? MiG-23 यू मिस द मोस्ट सर. बॉलीवुड का कौन सा डायलॉग आपके ऊपर फिट बैठता है? जहाँ हम खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती. Sir, the one word that describes an ejection experience, your ejection experience, sir. One word. Experience. Yes, sir. Your training. Okay, sir. तो उस टाइम में सोचने का टाइम नहीं है. अगर ट्रेनिंग सही है तो आप 1 सेकंड इज मोर. जब फर्स्ट टाइम आप इजेक्ट हुए थे, 3 सेकंड में दिमाग में क्या आया था? एक तो फैमिली का, एक जहाज का, एक अपना. ये 3 चीज़ें बहुत है 3 सेकंड में सोचने की है. वो तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट. जहाज कहीं पॉपुलेशन की तरफ तो नहीं जा रहा है, सारा देखना पड़ता है. उसको बयान नहीं करती, तो अपने आप हर पायलट के दिमाग में जाती है. So, fighter aircraft or drones, what is more pertinent in today's world? जहाँ बंदा बैठा वही इम्पोर्टेंट. You mean नहीं, कल भी परसों भी यही रहेगा. Because AI will not fly the drone, but AI को सिखाने के लिए बंदा ही चाहिए. बंदा ही चाहिए. एक गैजेट जिसके बिना आप रह नहीं सकते. टीवी. One Israeli defense lesson which you want to implement in the Indian military services? It's very difficult, but I still feel कि we should be result oriented and not process oriented. सर फाइटर पायलट आप रह चुके हैं, क्या ड्रोन फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं. उसका नंबर 2 विंगमैन हो सकता है, बट उसको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है. कुछ नॉन कॉम्बैट या कॉम्बैट सपोर्ट मिशन है वो पक्का कर लेगा. ठीक है. So, what scares you most? War with China or with Pakistan? लेकिन हम तो और चाहते नहीं है, बट मैदान में जो मर्जी आ जाए. सर ग्रुप कैप्टन अभिनंदन की जगह आप अगर पाकिस्तान में इजेक्ट किए होते तो क्या करते? जल्द से जल्द वापस देश में आके फिर से कॉकपिट में बैठने का मेरा पूरा एम रहता. So, which is tougher, leading a pack of fighter pilots या leading a startups? लीडिंग स्टार्टअप्स इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. Sir, do you miss cockpit or feel relieved these days? एनी पायलट विल मिस कॉकपिट. देन फाइटर कॉकपिट तो 100% दे विल मिस. अगर आप फाइटर पायलट नहीं होते तो क्या होते? ट्रांसपोर्ट पायलट होता. Your most proud innovation for the Indian Air Force? मेरे ख्याल से अगर ओपन डोमेन में देखेंगे तो पेपरलेस एयरफोर्स इज समथिंग विच नो सर्विस, नो मिनिस्ट्री हैज अचीव्ड. Sir, We achieved and rolled out and probably used during the ops. एक book या movie which you feel which is truly depicting the life of one मूवी तो चांस ही नहीं होता. कार्टून नेटवर्क्स. okay. After such a long career and venturing in the civil field also, one sentence that defines success for you? Whatever you dream and if you achieve, that is success. Whether it is good for others or not, it doesn't matter. जो आपने एक
एम रखा, इफ यू आर एबल टू अचीव दैट, इट्स सक्सेसफुल। Very rightly said, sir. एक फाइनल सवाल मैं करता हूँ, जब यंग पायलट होते थे क्या आप भी अपने कमांडिंग अफसर की चुगली करते थे? नहीं, चुगली करना तो हमने सिखाई नहीं, हम सीधा मुंह पे ही बोलते थे। ग्रेट चल गया। एक और क्वेश्चन हाँ, ठीक है। सर, आप 2 इजेक्शन दैट टू वेरी क्रिटिकल, एक कार एक्सीडेंट 90 डिग्री स्ट्राइक पे विच ऑल्सो ट्राई टू ब्रेक योर स्पाइन, एक ओपन हार्ट सर्जरी, इसके बावजूद भी आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए यहाँ है। तो एक बार सर आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए, कभी कभी लगता है अपुनीच भगवान है, सर प्लीज सर। नहीं, कभी कभी लगता है पुलिस भगवान है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन दैट। कभी कभी लगता है अपन को, इंसान को, सर बट जैसे मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ऊपर वाला सब देख रहा है और 2 रास्ते हमेशा रखे। भगवान आपके साथ है। उसके तो बिना नाइस, होगा नहीं। थैंक यू सर। ठीक है। कोई भी सोचेगा कि सर। अभी भगवान है, हाँ उसका एंड है। दोस्तों, तो यह थी एक अद्भुत यात्रा हिम्मत, जज्बे और देशभक्ति की। आज हमारे मेहमान ने हमें सिखाया कि चाहे ज़िंदगी कितनी कठिन हो, चाहे परीक्षा कितनी कठिन हो, मौत के मुंह से 4 बार निकलने के बाद भी फ्लाइंग का जज्बा, देशभक्ति का जज्बा, काम करने का जज्बा, इन्होंने एक सबक दी है हमें ही नहीं, पूरे देशवासियों को, विशेष करके नवयुवकों को। आज का हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, इसके ऊपर अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप रेकमेंड भी कर सकते हैं नए मेहमान के लिए। हम उनको यहाँ लेके आएंगे और उनके वीर गाथा को आप तक पहुँचाएंगे। Thank you, Gaikwad sir. Thank you so much for sparing time for us, and we feel privileged and honored hosting you. Thank you so much, sir.